हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है यूपी पेट से संबंधित। खासकर यूपी पेट का जो सिलेबस में दिया गया है आपके कि जो पहला सिलेबस है भारत का इतिहास से संबंधित, उसमें आपका लास्ट 2 पॉइंट आप देखेंगे जिसमें दिया गया है ब्रिटिश राज्य का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके साथ ही ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। शुरू में हम आपको बताएंगे कि इन 2 टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या क्या कवर किया है। आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या आपको बताया है। ब्रिटिश राज्य का उदय, ब्रिटिश राज्य के उदय में देखेंगे क्या क्या कौन कौन से पॉइंट देखेंगे। तो पहले देखेंगे यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, कारण क्या थे उसके आगमन के आने के। उसके बाद यूरोपियों में केवल हमको अंग्रेज के देखना है, क्योंकि अंग्रेज के बारे में हमें केवल ब्रिटिश राज्य के उदय के बारे में पूछा गया है। तो अंग्रेजों का आगमन एवं अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे। कंपनी की उनकी स्थापना कब होती है, कहाँ पहली कंपनी स्थापित करते हैं, उसके बाद अस्थायी अस्थायी कौन सी कंपनी स्थापित करते हैं, उसके बाद कंपनी का उनके धीरे धीरे विस्तार कैसे होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के संबंध कैसे थे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और फ्रांस के साथ संबंध कैसे था उसको भी जानेंगे। उसके साथ ही इसमें देखेंगे कि अंग्रेज़ों के व्यापार विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज की स्थिति क्या थी, और उसके बाद सर्वोच्चता हेतु जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे उनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से कितने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, किस सन में हुए, उन के बीच में कौन कौन सी संधियां हुई जो इम्पोर्टेंट है पूछी जाती हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है ब्रिटिश का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का है विस्तार कैसे होता है और उसने अपने आप को भारत में कैसे मजबूत बना लिया उसके बारे में भी जानेंगे। ब्रिटिश काल की शुरुआत कैसे हुई थी इसको बताएंगे। ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे, अंग्रेज़ों की जो बंगाल विजय हुई थी उसके पीछे क्या कारण थे, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, मैसूर विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध भी इम्पॉर्टेंट है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे तो उनके बारे में भी डिटेल बताएंगे। फिर है मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति के उदय के बारे में, आंग्ल मराठा संघर्ष, पंजाब विजय, आंग्ल सिख युद्ध, रिंग फेंस की नीति क्या थी, सहायक संधि क्या थी, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था उसके बारे में, आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसके बारे में भी बताएंगे, आंग्ल तिब्बत संबंध क्या थे और आंग्ल अफगान संबंध। उसके बाद आपका आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। तो विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कारण क्या थे, विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह का दमन कैसे अंग्रेजों ने किया और असफल होने का कारण क्या था। इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का असफल होने का कारण क्या था और उसकी प्रकृति कैसी थी इसको भी जानेंगे इस वीडियो में, और उसका प्रभाव क्या पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर उसको भी जानेंगे। और फिर उसके बाद आता है भारत में ब्रिटिश का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, जिसमें हम देखेंगे कि अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। इनकी ऐसी नीतियाँ आई कि जो हस्तशिल्प दस्तकारी उद्योग थे उसका पतन हो गया। कृषकों में दरिद्रता कैसे बढ़ी, अकाल एवं निर्धनता के कारण कितने लोग मारे गए, क्या कैसी थी नीतियाँ इनकी। भारत कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, राष्ट्रीय बुजुर्गवाद का उदय हुआ, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना किस प्रकार से की गई है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा ये वीडियो शुरू होता है ब्रिटिश राज्य का उदय। ब्रिटिश राज्य का उदय कब हुआ, कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया, एकाधिकार जमा लिया, यही होगा, यही इसी के बारे में बताएंगे। तो जैसे कोई अगर अकेला व्यक्ति आ जाए और वो पूरे व्यापार के क्षेत्र में हर क्षेत्र में राज करने लगे तो उसका वर्चस्व हो जाता है, लेकिन अगर उसका कोई प्रतिद्वंदी आ जाए जो उसको हराने की क्षमता रखता हो तब उसमें क्या होता है, धीरे धीरे फिर क्या होगा, सामान सस्ते होते हैं और चीज़ें होती हैं। तो लेकिन जब कई लोग रहेंगे तो उसमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी और विकास भी होगा, लेकिन जब केवल एक का आधिपत्य हो जाता है तो उसमें चीज़ें महंगी भी होती हैं और तानाशाही शासन भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझें तो जैसे आप लोग अगर इंटरनेट के बारे में जानते हो, इंटरनेट दुनिया से संबंधित, तो पहले क्या था, पहले वोडाफोन और आपके एयरटेल थे, 2 कंपनियाँ थीं।
तो लगभग और कंपनियां थी, लेकिन इनका आधिपत्य हो गया था। तो क्या होता था कि नेट के दाम बड़े महंगे थे और चीज़ें, कॉल रेट भी महंगी थी। लेकिन उसके बाद जियो आता है, तो जियो क्या करता है, पहले फ्री दे देता है, लोगों की आदत बना देता है। जब लोगों की आदत पड़ जाती है फिर उसके बाद क्या कह देता है, महंगाई धीरे धीरे वो अपना प्लान लॉन्च करने लगता है, धीरे धीरे महंगाई की तरफ वो भी बढ़ता है। तो यही सब हथकंडा होता है व्यापार पर एकाधिकार जमाने का। इसी तरह ब्रिटिश कंपनी ने भी अपना व्यापार पर किस तरह अधिकार जमाया, कैसे उसने भारत पर राज किया, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों होता है, किस कारण होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यूरोपियों का जो आगमन होता है उस समय क्या स्थिति होती है कि यूरोप में पूंजीवाद का उदय हो रहा था। पूंजीवाद के उदय के कारण उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी तथा बिक्री के लिए उनको बाजार की आवश्यकता पड़ी। जब कच्चे माल और बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी तो वहीं का माल खुद वहाँ पर कच्चे माल तो है, ऐसा नहीं है कि हर जगह वो सामान उपलब्ध रहे। तो उसी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए तथा बिक्री के लिए कोई ऐसा बाजार जहाँ पर उसके माल को लोग खरीदने वाले हों, तो उसके लिए उसने दूसरी तरफ अपना रुख अख्तियार किया। तो उसके काल में क्या होता है, उसके आगे क्या होता है कि पुनर्जागरण की वहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी 11वीं-12वीं शताब्दी में। क्योंकि उस समय क्या था, जब पुनर्जागरण में तो इटली उस समय व्यापार पर उसका एकाधिकार था। व्यापार पर एकाधिकार के कारण उससे काफ़ी जो आसपास के देश थे उससे नाखुश थे। नाखुश होने के कारण वह उसके व्यापार के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए यूरोपियों का आगमन धीरे धीरे पूरब के क्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए। और कृषि, उस समय क्या था, कृषि में निवेश जो था कम लाभ वाला था। कम लाभ होने के कारण उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं हुए। फिर आगे है कच्चे माल की आवश्यकता। कच्चे माल की आवश्यकता के कारण भी ये लोग अग्रसर हुए, दूसरी तरफ यूरोपियों का आगमन हुआ भारत और भारत के आसपास देशों में। उसके बाद है धन संपदा का आकर्षण। धन संपदा का काफ़ी भारत में था और आसपास के देशों में, इसलिए इस तरफ भी आकर्षित हुए। और उसके साथ साथ इन्हें अपने धर्म का प्रचार करना था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था, मत का प्रचार करना था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनका एक एजेंडा था कि ईसाई बनाना। इसलिए ये लोग भी आगे बढ़े। क्योंकि पुर्तगाली जब शुरुआत में आए थे तो पुर्तगाली का मेन एजेंडा क्या था, मेन एजेंडा इनका था ईसाई मत का प्रचार करना था। शुरुआत में इसीलिए आए थे, फिर व्यापार करना, फिर उसके बाद ये लोग धीरे धीरे इस पर यहाँ के लालचवश यहाँ पर एकाधिकार करने के लिए लालायित हुए। आगे देखते हैं अंग्रेज़ों का आगमन। अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ और सफलता के इसके कारण क्या हैं। तो ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, एलिजाबेथ के प्रथम के चार्टर के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में इसकी स्थापना हो गई थी। और उसी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को उस राजाज्ञा पत्र के माध्यम से जो एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से जारी किया गया था, 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए। 1609 में एक नया चार्टर एक्ट के माध्यम से यह व्यापार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब शुरुआत में तो क्या किया गया, केवल 15 वर्ष तक आप जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला, 15 वर्ष आप जाएंगे और पूरब के देशों में व्यापार करेंगे और उससे जो लाभ होगा ही। लेकिन जब देखा गया कि वहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो उन्होंने उस राजाज्ञा पत्र के नए चार्टर एक्ट के माध्यम से उन्होंने उस व्यापार को क्या कर दिया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और फिर ये निश्चित नहीं रहता कब तक रहेंगे, फिर यही होता है। तो पहले जब ये व्यापार करने आए ब्रिटिश, तो उनको मसाले का व्यापार किया, उन्होंने उस पर 20% का लाभ कमाया। जब 20% का लाभ कमाया तो उन्हें लगा कि ये अच्छा है, तो उसी अनुसार वो और आगे की तरफ बढ़े व्यापार करने के लिए। 1609 में हाकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, लेकिन उसे खाली हाथ जाना पड़ता है क्योंकि उसे कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में उसे कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए उसे वापस जाना पड़ता है। लेकिन एक घटना होती है, क्या, 1611 में आप देखेंगे मिडलेटन ने पुर्तगालियों के सूरत बेड़े को हराया। तो जब उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व था, जब मिडलेटन ने उसको क्या कर दिया, हरा दिया सूरत के बेड़े को, तो उसमें क्या हुआ, जहांगीर उससे थोड़ा प्रभावित हुआ तो व्यापार करने की थोड़ा बहुत इजाज़त दे देता है। तो इनका जो 1611 में पहला
अस्थायी कारखाना था किसका, अंग्रेज़ों का। चाहे फैक्ट्री कहिए, चाहे कारखाना कहिए, चाहे बस्ती कहिए, कुछ भी कहिए, वही एक चीज़ होता है। तो इनका जो पहला अस्थायी कारखाना था, इन्होंने अपना कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। ठीक, पहला अस्थायी कारखाना। और उसके बाद 1613 में इन्होंने सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो अस्थायी और अस्थायी में अंतर रखिएगा। तो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, 1613 में इन्होंने अपना अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद थॉमस रो आता है, 1615 से 1619 में मुग़ल दरबार में रहा था। कितने टाइम तक, 1615 से लेकर 1619 में रहा, और वहाँ पर काफ़ी कुछ इसने बनाया, मतलब आज्ञा प्राप्त कर ली वहाँ पर रहने की, व्यापार करने की, सब कुछ करने की। तो वहाँ पर इसीलिए थॉमस रो रहा था। थॉमस रो बात करें, थॉमस रो या टॉमस रो, कहीं कहीं पे आता है टॉमस रो, तो थॉमस रो कहिए या टॉमस रो एक ही है। ठीक। 1620 में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों की नौसेना को नष्ट कर दिया। 1620 में ही अंग्रेज़ इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों की नौसेना को नष्ट कर दिया। वो जानते थे कि जो समुद्र पर राज करेगा, आसपास हिंद महासागर पर, वही भारत पर राज करेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इनको नष्ट करने का प्रयास किया, पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली उस समय थे। 1622 में ओमुर्जपुर पर कब्जा कर लिया। ओमुर्जपुर एक स्थान था, वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लेते हैं। और 1633 में उन्होंने बंगाल से भगा दिया। किसको भगा दिया, पुर्तगालियों को उन्होंने बंगाल से भगा देते हैं। फिर 1639 में मद्रास को उन्होंने लीज पर लिया और वहाँ पर सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया। तो पूछा जाता है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ है, तो सेंट जॉर्ज किला मद्रास में है। मद्रास वर्तमान में जो चेन्नई है वही मद्रास था। तो सेंट जॉर्ज किला का निर्माण इन्होंने कहाँ करवाया था, मद्रास में करवाया था। और 1639 पर मद्रास को लीज में लिया था, और वहाँ पर लीज में लेकर वहाँ पर सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। 1661 में एक घटना घटती है, घटना कहें या एक शुभ कार्य होता है। जॉर्ज द्वितीय का विवाह होता है किसके साथ, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ, जिससे बम्बई को दहेज में उन्हें मिल जाता है। किसको मिल जाता है, अंग्रेज़ों को। पुर्तगाली क्या करते हैं, बम्बई को अंग्रेज़ में दहेज में दे देते हैं कि ले जाओ कमाओ खाओ। तो यही होता है कि था इनका कुछ नहीं, लेकिन बम्बई को दहेज में दे रहे हैं, किसको, अंग्रेज़ों को, कि आप इस पर व्यापार करो, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का उस पर अधिकार था, इसलिए होता है। तो उस समय 1687 में, इसके पहले अंग्रेज़ों का मुख्यालय कहाँ था, अंग्रेज़ों का मुख्यालय सूरत में था। लेकिन 1687 में जब इनको मिल जाता है बम्बई, तो सूरत से बम्बई अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर लेते हैं और वहाँ से सारा कार्य देखते हैं। एक और है फोर्ट विलियम किला, पूछा जाता है कहाँ है, तो फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में है। आप देखेंगे प्लासी युद्ध के टाइम पीरियड पर, तो वहाँ पे फोर्ट विलियम का बात उठती है, जब अंग्रेज़ फ़र्रुखसियर और वहाँ पे आते हैं सिराजुद्दौला, उन सब चीज़ों के बारे में तो वहाँ जानेंगे, अभी आगे है। तो फिर उसके बाद आता है फ़र्रुखसियर फरमान एवं कंपनी का विस्तार। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई और कंपनी के सिक्के पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलने लगे। तो जहांगीर जब मरता है तो उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहले इन्होंने अंग्रेज़ों को हटाने का प्रयास नहीं किया जब ये कब्जा कर रहे थे। तो बाद में जब जहांगीर मरता है तो कोई उस तरह से मुग़ल शासक नहीं था कि इनसे मुकाबला कर पाए। तो कंपनी के सिक्के पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलने लगे। अब आगे देखेंगे पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ के बारे में, इनके क्या संबंध है, कैसे कैसे क्या लड़े भिड़े आपस में, उसके बारे में। तो 1630 में पुर्तगाली एवं अंग्रेज़ों के मध्य मैड्रिड की संधि होती है। इसमें 1630 में पुर्तगाली एवं अंग्रेज़ों के बीच में मैड्रिड की संधि, पूछा जा सकता है कि मैड्रिड की संधि किसके बीच हुई थी, मैड्रिड की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज़ एवं पुर्तगालों के बीच हुई थी। किस सन में हुई थी, तो 1630 में हुई थी। इस चीज़ को याद रखना आवश्यक है। इस संधि से दोनों की शत्रुता समाप्त हो जाती है और दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। फिर 1795 में डच समाप्त हो जाते हैं। डच केवल व्यापार ही करना चाहते थे, बाकी यहाँ पर राज नहीं करना चाहते थे, इसलिए डच ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और 1795 में समाप्त हो जाते हैं। आगे है अंग्रेज़ों के व्यापार का विस्तार एवं प्रभाव। अंग्रेज़ों के व्यापार एवं विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा। ये भारतीय वस्तुओं को आयात करते, भारतीय वस्तुओं को क्या करते थे, आयात करते, जिससे भारतीय दस्तकारी को लाभ हुआ। पहले शुरू में क्या था, पहले इनका एकाधिकार नहीं था। यही बात मैंने शुरुआत में बताई थी कि इनका पहले भारत
कि व्यापार पर या किसी चीज़ में एकाधिकार नहीं था। तो क्या करते थे, पहले कच्चे माल को या भारतीय वस्तुओं का जो भी बनती थी यहाँ दस्तकारी या शिल्प उद्योग जो भी था उससे जो सामान बनता था इसका आयात करते थे कहाँ पे, यूरोपीय देशों में। तो इनको भी लाभ होता था, भारतीय दस्तकारी को काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन जब उनका वर्चस्व अकेले का हो गया, अकेले का जब हो गया तो क्या कर गया, व्यापार पर नियंत्रण ये अपने तरीके से करने लगे। अपने तरीके से करने का मतलब क्या हुआ कि ये जितना चाहे दाम बढ़ाए, जितना चाहे अपने आप मनमानी करें, इनको कोई रोकने वाला नहीं रह गया था, क्योंकि ये सबको मार मार खदेड़ दिए थे पहले ही। तो कोई इनका मुकाबला करने वाला नहीं रह गया। जब ये अकेले का वर्चस्व स्थापित हुआ तो ये क्या करने लगे, ये अपने तरीके से नियंत्रित किए और जो कच्चा माल था, भारत से कच्चा माल लेके जाते इंग्लैंड, इंग्लैंड से बना बनाया माल आता और यहाँ पर बेचते, काफ़ी मुनाफा होता और भारत के दस्तकारी उद्योग और जितने शिल्प उद्योग थे सबको भारी नुकसान होता है और वो लोग धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया था। आगे देखते हैं, अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज, मतलब कि जो और यूरोपीय शक्तियाँ आई थी उनकी तुलना में अंग्रेज की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति, इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी संरचना एवं प्रकृति अन्य कंपनियों से भिन्न थी। इनकी जो कंपनी मिलकर बनी थी वो प्रतिस्पर्धी कंपनियों से मिलकर बनी थी, मतलब कई ऐसी कंपनियां थी जिनसे मिलकर एक में मर्ज थी और वो व्यापार करना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। निदेशक मंडल द्वारा वो कंपनी नियंत्रित होती थी, निदेशक मंडल जो आदेश देता था वही करती थी। बाकी का कंपनियों का क्या था, जो सरकार कहेगी वो होगा। तो सरकार जान ही रहे हैं सरकार क्या कहेगी क्या करेगी। सरकार इतना ज़्यादा उतावली नहीं होती है। जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग अच्छा काम करते हैं उतना सरकारी सेक्टर वाले कहाँ कर पाते, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सुस्त काम रहता है, जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, आराम से बैठ के खाएंगे और धीरे धीरे काम होता रहेगा। लेकिन इनको प्राइवेट वाले को एक टारगेट रहता है कि हमको एक टारगेट अचीव करना है। तो इसीलिए टारगेट अचीव करने के चक्कर में और अपनी साख को अच्छी करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी। शेयर धारकों का इस पे प्रभाव था, शेयर धारकों का प्रभाव था और अन्य में सरकार का स्वामित्व था। यही मैंने बताया कि अन्य में सरकार का स्वामित्व था, इनमें शेयर धारकों का, वही कई लोगों के से कंपनी मिलकर बनी थी। इसलिए ये विकास करती है। नौसेना की सर्वोच्चता, इनकी नौसेना जो थी बहुत ही ताकतवर थी। औद्योगिक क्रांति यहाँ होती, औद्योगिक क्रांति के कारण ये लोग आगे बढ़ते हैं। सैन्य कुशल अनुशासन, इनका जो सैन्य था वो कुशल अनुशासन उसमें था। इनको टाइम पर वेतन दिया जाता था। मेन चीज़ होता है क्या, वेतन। अगर वेतन टाइम पर मिलता रहे और ठीक ठाक मिलता रहे, जो कर्मचारी होते हैं उनका काम में मन लगा रहता, नहीं तो नहीं लगा रहता। तो यही काम इन्होंने किया। कुशल अनुशासन के साथ साथ टाइम पर वेतन देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए ये लोग सफल हुए। और उसमें क्या था, अन्य लोगों में सरकार का स्वामित्व था, इसलिए टाइम से वेतन नहीं मिलता पाता था और ठीक ठाक नहीं मिलता था, इसलिए वो लोग ठीक से काम नहीं किए। और अस्थाई सरकार थी, मतलब सरकार में कोई ये नहीं था कि अब सरकार रहेगी या गिर जाएगी। तो सरकार का भी अस्थायित्व था कि आज सरकार गिर गई, इस कंपनी को राजआज्ञा समाप्त कर दी गई कि अब आप लोग आ जाइए, तो ऐसा नहीं था। और इन लोगों का धर्म के प्रति न्यून उत्साह था। मतलब ये लोग ज़्यादा धर्म के प्रति ये नहीं कि केवल हम जैसे पुर्तगाली आए तो केवल धर्म का प्रसार करके अपना बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने धर्म के प्रति अपना उत्साह को ज़्यादा नहीं बढ़ावा दिया। हाँ, धर्म के प्रति था, इतना नहीं था कि जुनून हो, एक जुनून हो कि हम धर्म के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो धर्म के लिए इनका उतना जज्बा नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं, आज धर्म के लिए भी क्या होता है, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, ये सब होता रहता है, मंदिर मस्जिद, तो ये सब होता रहता है। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर उतनी भावना प्रबल नहीं थी, इसलिए ये लोग आगे बढ़े। तो जो लोग इसमें फंस जाते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों को विकास करना रहता है वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसते। फिर उसके बाद है ऋण बाजार का उपयोग। ऋण बाजार का उपयोग इन्होंने किया, मतलब ब्रिटिश की जो संपत्तियां थी, जो बॉन्ड थे, उसको ये मतलब कि ऋण पे ले लेते थे। ऋण के माध्यम से इन्होंने अपना विकास किया। जैसे अभी वर्तमान में है कि ऋण जो बॉन्ड होते हैं उसको जमा कर दो बाजार में और उससे रुपए ले लो बाजार से, तो वही इन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया, इसीलिए ये आगे बढ़े। अब देखेंगे अगला पॉइंट जो है, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो हुए थे। मतलब आंग्ल फ्रांस, आंग्ल का मतलब ब्रिटेन या ब्रिटिश, और फ्रांस के मध्य जो संघर्ष हुए, किन कारणों से वो संघर्ष होते हैं और संघर्ष के क्या परिणाम होते हैं, अंत में फ्रांस की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
तो संघर्ष का मुख्य कारण था व्यापार का एकाधिकार। जो आंग्ल मतलब ब्रिटेन और फ्रांस में जो युद्ध हुआ था उसका एक मुख्य कारण था कि व्यापार पर एकाधिकार किसका होगा, और राजनीतिक नियंत्रण। तो व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण के लिए आंग्ल और फ्रांस मतलब ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध होता है, और उसमें जब अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ब्रिटेन की ही विजय होती है, फ्रांस अपने आप समाप्त हो जाता है धीरे धीरे यहाँ से। तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे। कितने? 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे, और उनके बीच जो संधि हुई थी उसके बारे में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, पीसीएस के एग्जाम में भी आता है, एरो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही एग्जाम पर के पर्पज़ से, सभी एग्जाम में पूछा जाता है सब चीज़ें। फिर है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, कब से कब तक हुआ था ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार दे देते हैं इनको। तो 1740 से 48 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल फ्रांस कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके मध्य? इन्हीं के मध्य हुआ था। तो प्रत्यक्ष रूप से किसके लिए हुआ था? कर्नाटक के नवाब पद के लिए यह युद्ध हुआ था। व्यापार के वर्चस्व के लिए भी था, लेकिन जो हुआ था कर्नाटक के नवाब के पद के लिए। फ्रांस वाले क्या करना चाहते थे? वो अपने व्यक्ति को बनाना चाहते थे, मतलब जो उनके पक्ष में था उसको नवाब बनाना चाहते थे, और जो अंग्रेज़ थे वो अपने पक्ष के नवाब बनाना चाहते थे। इसीलिए यह युद्ध होता है। और व्यापार में वर्चस्व के लिए भी युद्ध हुआ, क्योंकि अगर जीतेंगे तभी व्यापार में वर्चस्व बनेगा, अगर हार जाएंगे तो कहाँ बनेगा, जिसका हार होगी बेचारा बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए युद्ध होता है। तो इसके लिए एक संधि होती है दोनों के मध्य। कितने साल तक चला? 1740 से 48 तक यह युद्ध चला, लेकिन फिर एक संधि होती है, एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में होती है। कहाँ पर होती है? यूरोप में होती है, और युद्ध समाप्त हो जाता है। मतलब युद्ध हो रहा है भारत में, संधि होती है यूरोप में, तो क्या होता है, लेकिन युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था, तो युद्ध समाप्त हो गया। तो ये पूछा जाता है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? तो एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी 1748 में, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1751 से 55। 48 में समाप्त होता है, फिर 51 में शुरुआत हो जाती है, और कब तक चलता है? 55 वर्ष तक। एक बार सप्तवर्षीय युद्ध भी चला था, 7 वर्षों तक लगातार चलता रहा, यही होता था। इसमें क्या था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। किसके लिए? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। हैदराबाद में आसफ जाह निजामुल मुल्क, हैदराबाद का जो शासक था आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनका पुत्र होता है मुजफ्फर जंग, तथा उनका भाई मतलब जो आपके निजामुल मुल्क थे उनके भाई नासिर जंग, या यूँ कहें कि जो मुजफ्फर जंग का चाचा था नासिर जंग के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें नासिर जंग का साथ कौन देता है? अंग्रेज़ देते हैं, अंग्रेज़ देते हैं, और फ्रांस जो देता है वो मुजफ्फर जंग का साथ देता है, जिसमें इनकी नासिर जंग की हार होती है और मुजफ्फर जंग जीतता है। तो देखते हैं आगे। कर्नाटक के अनवरुद्दीन, कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में अनवरुद्दीन चांद साहब के मध्य अंबर का युद्ध होता है। किसके? अनवरुद्दीन चांद साहब के मध्य अंबर का युद्ध होता है। अनवरुद्दीन और चांद साहब दो थे, इनके मध्य अंबर का युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। जो अंग्रेज़ों की तरफ था अनवरुद्दीन, वो मारा जाता है। युद्ध से तंग आकर उसी समय, क्योंकि उस समय डुप्ले थे, डुप्ले आपके बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो डुप्ले जो था उस समय यहाँ पर गवर्नर था, किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से। तो उस समय फ्रांसीसी सरकार देखी कि युद्ध से बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे। युद्ध से तंग आकर फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया? डुप्ले की जगह गोडह्यू, किसको? गोडह्यू को गवर्नर बनाकर भारत भेजती है। वहीं से फ्रांसीसियों का पतन प्रारंभ हो जाता है। अगर शायद डुप्ले रहता तो ये स्थिति ना आती जो गोडह्यू के आने पर स्थिति उत्पन्न हुई। डुप्ले रहता तो शायद ब्रिटिश की जगह फ्रांस भारत पर राज करता, लेकिन डुप्ले को भेजा जाना ही फ्रांस के पतन का मार्ग बन जाता है भारत में। ठीक, तो उसके बाद जब गोडह्यू आता है तो 1755 में एक संधि करता है। 1755 में पांडिचेरी की संधि पूछा जाएगा। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो 1755 में हुई थी। कौन से युद्ध में? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान। किसके मध्य हुई थी? ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। गोडह्यू उस समय इनका गवर्नर था। तो अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध आता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या कब से हुआ था? 55 में समाप्त हुआ, 58 में फिर शुरू। 1758 से 63 के दौरान ये तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। इसमें काउंट डी लाली के नेतृत्व में, इसमें जब फ्रांस सरकार देखी कि वो परेशान हो गई, जब हारने लगी, तो
क्या करती, अंत में जब वही कहावत कही गई ना, अब समय पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही हाल हुआ। तो जब चिड़िया खेत चुग गई दाना सारा, तो फ्रांस सरकार ने क्या किया, काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांस से एक विशाल सेना भेजती है कि जाओ देखो क्या करना है, उसको संभालो। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें इनकी पराजय होती है। किसकी? फ्रांस की पराजय होती है। और 1763 में पेरिस की संधि के कारण अब फ्रांस सेना नहीं रख सकेगा। तो कर्नाटक युद्ध में, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें बहुत प्रयास किया फ्रांस ने, इधर घेरा डाला, उधर घेरा डाला, हर जगह डाला, लेकिन एक एक करके फिर धीरे धीरे पराजित होते चले गए। जब पराजित होते चले गए तो इनके पास कोई फिर विकल्प नहीं बचा। तो 1763 में ये थक हार के पेरिस की संधि करते हैं। तो पेरिस की संधि किसमें हुई थी? तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में किसकी हुई थी? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे पांडिचेरी की संधि हुई थी। पर प्रथम में किसकी हुई थी? एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। तीनों याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। तो 1763 में पेरिस की संधि हुई, अब फ्रांस सेना नहीं रख सकेगा। तो फ्रांस को यह आदेश होगा, ये अंग्रेज क्या करते थे कि अब तुम सेना नहीं रखोगे, सेना सारा अधिकार मेरा होगा, आपके यहाँ एक दरबार में बैठा दिया जाएगा, मेरा आदमी सारा वो नियंत्रण करेगा। तो धीरे धीरे जिसको ये हराते यही कब्जा करते चले जाते, और इनके नेतृत्व में वो काम करता, फिर इनके अंडर में हो जाता। तो यही करते थे, वही हुआ। 1763 में पेरिस की संधि, फ्रांस बेचारा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर सका, फिर वापस मुँह उठा के भाग जाता है इधर से। फिर आगे देखते हैं ब्रिटिश का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। उसके बाद तो ब्रिटिश ने अपना विस्तार कैसे कैसे किया भारत पे, इन सब के बाद, ये तो था कि एक युद्ध होता है सब कुछ, उसके पहले भी युद्ध होते रहे हैं। तो कैसे किया? तो कुछ इतिहास काल ब्रिटिश काल की शुरुआत जो मानते हैं वो 1740 आंग्ल फ्रांस युद्ध से मानते हैं। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत इसी समय हो गई थी जब आंग्ल फ्रांस का युद्ध हुआ, और उसमें ब्रिटेन क्या हो गई, ब्रिटेन की जीत होने लगी। तो क्योंकि फ्रांस का वर्चस्व उस समय था तो ब्रिटेन की जीत हो रही, तो ब्रिटेन, कुछ इतिहासकार ब्रिटिश काल की शुरुआत वहीं से मानते हैं। कुछ मानते हैं 1757 के प्लासी युद्ध से, कि जब प्लासी का युद्ध शुरुआत हुआ, जीत गया ब्रिटेन, तब मानते हैं। और कुछ मानते हैं 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था उसमें। तो इस तरह से ब्रिटिश काल की शुरुआत मानी जाती है। तो ये मुख्य था, इसमें दो था, ये 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसके बारे में कोई बात नहीं। आगे है, ये जानते रहिए हाँ पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ था, कौन जीता कौन हारा, बस इतना ही। आगे है ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। ब्रिटिश सफलता का कारण, एक उसका मुख्य जो भूमिका निभाता है, मैंने बताया था कुशल सैन्य अनुशासन। सैन्य अनुशासन कुशल था, समय पर वेतन दिया जाना। तीसरा क्या था, उनके पास उत्कृष्ट हथियार थे, उत्कृष्ट हथियार थे, जिसके कारण ब्रिटिश के पैदल सैनिक जो थे अश्व सेना के मुकाबले 3 गुना तेज प्रहार करते थे। पहले अश्व सेना बहुत अच्छी मानी जाती थी, अश्व सेना बहुत अच्छी मानी जाती थी। जब अश्व से सवार होकर भाला बल्लम से लेकर युद्ध करते थे, तो उस समय बहुत तेज प्रहार वो लोग करते थे। तो उस समय, पुराने समय में, इनके पहले के समय में, जब मुग़लों का शासक था उसके पहले में, तो ये माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब ये आए तो दूर से ही, आप उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, दूर से ही गोली मारो और ख़त्म काम, ठीक। तो ये होता था। तो ये जो यहाँ के सैनिक थे ब्रिटेन के, वो 3 गुना तेज़ी से प्रहार करते थे अपने दुश्मनों पर। तो इसलिए ये सफलता के कारण था। और आगे देखते हैं कौन सा सब सैन्य कुशल अनुशासन था, वो तो ठीक था। उसके बाद असैनिक अनुशासन, कौशल के आधार पर नियुक्ति होती थी। जो इनका और अधिकारी थे, उनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो कौशल के आधार पर की जाती थी, भाई भतीजावाद के नहीं, कि अब भाई भतीजावाद रहेगा, आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, चाहे आपको कोई जानकारी हो ना जानकारी हो, आप ऊंचे पद पर आसीन होंगे, ठीक है। तो आरक्षण और भाई भतीजावाद उस समय बिल्कुल नहीं था। तो जिसके अंदर काबिलियत है, चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर गरीब कोई मतलब नहीं, जिसके अंदर काबिलियत है वही नेतृत्व करेगा, वही उसी की नियुक्ति होगी। तो उससे क्या होता था, मेधावी नेतृत्व मिलता था, क्योंकि उसके अंदर योग्यता होती थी। ऐसा नहीं कि आप सीधे गए घूस के आधार पर आप नियुक्त कर दिए गए, तो नहीं होता था। तो मेधावी नेतृत्व होता था। वित्त की मतलब रुपए की मजबूती थी। राष्ट्रवादी अभिमान था इनको, मतलब अपने राष्ट्र पर गर्व था, इस कारण ये सफल हुए, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ब्रिटिश का भारत में सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो यही सब मुख्य कारण थे, ठीक। कुशल सैन्य अनुशासन, वित्त की कमी नहीं थी, सब कुछ यही था, यही पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा।
आगे हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। अंग्रेज़ों की बंगाल विजय में सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल। आप देखेंगे कि ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति क्या थी। तो ब्रिटिश विजय के पूर्व बंगाल में किसका शासन था? मुगल शासक के अधीन बंगाल था। बंगाल का नवाब जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पर शासन करता था। जो बंगाल का नवाब होगा वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पर शासन करेगा। बंगाल से यूरोप को सामान कौन कौन सा जाता था? सोरा। ये जरूर याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा सामान आयात यहाँ से निर्यात किया जाता था भारत से। तो सोरा निर्यात किया जाता था, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े तथा कढ़ाई बुनाई के सामान निर्यात किए जाते थे। क्योंकि पूछा जाएगा सीधा सीधा निम्नलिखित में से कौन से सामान ब्रिटिश को या इंग्लैंड को या यूरोप में निर्यात किया जाता था या नहीं किया जाता था, तो इस तरह से पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है मुर्शीद कुली खां। 1700 ईस्वी में किसका शासन था बंगाल पर? मुर्शीद कुली खां का। कब से कब? 1700 से 1727 तक बंगाल का वह दीवान था, मतलब शासक था। इसके बाद कौन शासक बनता है? उसका दामाद शुजा। 14 वर्ष तक उसने शासन किया, 1727 के बाद 14 वर्षों तक। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां कब शासन करता है? 1756 तक क्या शासन रहता है। उसके बाद आएगा आपका सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला आता है। तो ये 3 शासक थे 1700 से 1756 तक। तो एक क्रम पूछा जाता है कि इन शासकों का बंगाल पर शासन करने के आधार पर क्रम से लगाइए। तो मुर्शीद कुली खां पहले, दामाद शुजा फिर बाद में, फिर अलीवर्दी खां, फिर उसके बाद आता है सिराजुद्दौला आपका। तो अब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के मध्य क्या संबंध थे? तो सिराजुद्दौला कौन रहता है? अलीवर्दी खान जो था उसकी छोटी पुत्री का लड़का रहता है। 8 वर्ष, मतलब 1756 से आप कब तक देखेंगे? 1700 लगभग 64 तक, 1764 तक 3 शासक, 8 वर्ष में 3 नवाब बने, और तीनों नवाब थोड़े थोड़े दिन के लिए। तो 1757 से 65 के मध्य कौन कौन रहता है? सिराजुद्दौला, वही मीर जाफ़र, मीर कासिम। ठीक। अंग्रेज़ों के साथ शत्रुता के कारण क्या थे? किसके? सिराजुद्दौला के। अंग्रेज जो है क्या कर रहे थे? अंग्रेज अपनी कलकत्ता में स्थिति मजबूत कर रहे थे। वहाँ पर मैंने बताया था फोर्ट विलियम किले का निर्माण वो कर रहे थे। तो जब फोर्ट विलियम किले का निर्माण कर रहे थे, कई बार सिराजुद्दौला ने मना किया, लेकिन ये नहीं मानते हैं भाई साहब, ये नहीं मानते हैं। ठीक। इसके कारण एक कारण और था कि वो तो कर ही रहे थे, लेकिन राज बल्लभ जो इनका बहुत ज़्यादा कट्टर शत्रु था, किसका? सिराजुद्दौला का कट्टर शत्रु था। उसके पुत्र सिराजुद्दौला जो राज बल्लभ इनका था, इसके पुत्र कृष्ण राय ऐसा कुछ नाम था। तो उसने क्या की थी? राज बल्लभ के पुत्र को शरण दे रखी थी। किसने? अंग्रेज़ों ने। तो उसको उन्होंने बार बार कहा, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, उसको अपने शरण दिए रहे। तो इसीलिए सिराजुद्दौला क्या करता है? अंग्रेज़ों पर आक्रमण करता है। अंग्रेज़ पर 20 जून 1756 को आक्रमण करता है, और सिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, और अंग्रेज़ वहाँ से बेचारे डर के भग गए। कहाँ पे? फुल्टा द्वीप भग गए। फुल्टा द्वीप भग जाते हैं। फिर उसके बाद फरवरी 1757 में अंग्रेज़ों और किसके? सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि होती है, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। तो क्योंकि मामला सुलझाया गया तो उसके दौरान संधि हुई, और उसी में एक घटना घटी होती है। एक कोठरी रहती है। कोठरी में क्या करता है सिराजुद्दौला? एक कोठरी में 150 के लगभग आसपास ब्रिटिश के लोगों को बंद कर देता है, सैनिकों को। तो उसमें बेचारे सब मर जाते हैं, कुछ जो 2, 4, 10, 20, 25 निकलते हैं, वही जिंदा रहते हैं। तो इसकी बड़ी निंदा की गई थी। तो यही सब कारण था। उसके बाद अलीनगर की संधि 1757 फरवरी में होती है। उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे? संधि, जब उनकी स्थिति कमज़ोर होती थी तो संधि करते थे, और संधि करके अगर मजबूत होती थी, अगर नहीं कर पाते तो संधि करके अपना आदमी वहाँ पर बैठा देते और राज करते। तो उसको सारा काम खुद देखते, रुपए का केवल खुद लेते। तो यही था। तो उसमें क्या किया? अलीनगर संधि कर लिया। उसके बाद क्या किए? इनको रास नहीं आया। फिर 23 जून 1757 को इन्होंने इनके मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। लेकिन उसमें मीर जाफ़र, इनका जो सेनापति था, किसका? सिराजुद्दौला का, ये बेचारा क्या करता? धोखा दे देता है। धोखा देने के लिए लोग बने ही थे।
तो ये धोखा दे दिया, क्योंकि इनको शासन करना रहता था ना, जान नहीं रहे थे अंग्रेज़ सबसे बड़े शासनकर्ता हैं। तो ये क्या करता है, धोखा दे देता है। और मीर जाफ़र कहता है किससे, सिराजुद्दौला से, कि आप जाइए, ये लोग थोड़े से हैं, क्योंकि उनकी सेना में काफ़ी कम लोग थे अंग्रेज़ों की, लेकिन इनकी सेना में काफ़ी हज़ारों की संख्या में थे। तो कहता है कि हमारी इतनी सेना में इनको पराजित कर देंगे। तो वो, लेकिन मीर जाफ़र क्या करता है, मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिला रहता है और मिल के उनके साथ क्या करता है, खेल कर देता है और हार जाता है। तो ये भाग जाता है और मीर जाफ़र को एक कहा गया था कि आपको हम शासन दे देंगे बंगाल का। तो मीर जाफ़र उसी में खुशी था और उस समय सिराज तो भाग गया। फिर दोबारा क्या होगा कि मीर जाफ़र, मीर कासिम तथा अंग्रेज़, मीर जाफ़र को बनाया जाता है, मीर कासिम को बनाया जाता है, इसी में अंग्रेज़ खेल खेलते रहते हैं एक दूसरे से। तो मीर जाफ़र को उस समय बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब सिराजुद्दौला चला गया तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ये बेचारा ऊब गया। तो उसके बाद क्या किया जाता है, मीर कासिम को बना दिया जाता है। तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी कर मुक्त व्यापार करने लगी, मतलब उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसी के आड़ में ये क्या करते हैं, उसी के आड़ में ये दूसरे व्यापारियों को भी, जो ये नहीं थे अंग्रेज़ों से संबंधित, उनको भी एक कर मुक्त व्यापार कराते थे, जिससे बंगाल को क्या होने लगा, बड़ा नुकसान होने लगा। मीर जाफ़र परेशान हो गया बेचारा कि अब क्या करे। तो वो परेशान होने के कारण उसने क्या किया, सभी के लिए मुक्त कर दिया कर मुक्त व्यापार। अब अंग्रेज़ों को घाटा होने लगा, क्योंकि भाई जितना माल उसका जाएगा वो भी सस्ते में, वो भी सस्ते में, वो भी महंगा बिकाएगा तो वो भी मुनाफा ज़्यादा होगा। तो यही हुआ। तो उनको बेकार लगा, किसको, अंग्रेज़ों को। तो मीर जाफ़र को उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। अब मीर जाफ़र के स्थान पर उन्होंने किसको लाया, मीर कासिम को लाते हैं। मीर कासिम को नवाब बनाते हैं बंगाल के, और राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने ट्रांसफ़र कर लिया। मीर कासिम जब नवाब बन गया तो धीरे धीरे तो बेचारा देता रहा अंग्रेज़ों को रुपए, टैक्स जितना था देता रहा झोली भर भर के। लेकिन जब बेचारा परेशान हो गया तो क्या किया, उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया। उसने सोचा कि जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब मैं पास इनके रहूँगा नहीं, इनसे दूर रहूँगा, तो कहाँ मुझसे मांगने आएंगे। लेकिन तब भी बेचारे का प्राण नहीं छूटता है। फिर अंत में एक युद्ध होता है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेज का पूर्ण रूप से प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और तीनों लोग जब हारते हैं तो इनका काफ़ी बड़े क्षेत्र पर वर्चस्व होता है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट मस्ट है इसमें इतिहास में। तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है। कौन कौन, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ विजयी होते हैं। इसमें अंग्रेज़ सही अपनी वीरता का परिचय इस युद्ध में देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा युद्ध था। 3 शासक मिलकर लड़े थे, काफ़ी मजबूत शक्तिशाली ये भी थे। तो इसमें मुग़ल साम्राज्य के भी नाकामयाबी, कमजोरी खुलकर बाहर सामने आ गई। तो मुग़ल साम्राज्य भी पराजित हुआ और कोई नहीं रह गया। तो उसके बाद जब युद्ध में पराजित हो जाते हैं लोग, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बनाया जाता है। तो पूछा जाता है बंगाल का प्रथम और अंतिम नायब सूबेदार कौन था, तो मोहम्मद रजा खां थे, याद रखिएगा। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि 1765 में इलाहाबाद की एक संधि होती है। संधि 2 व्यक्तियों से होती है, क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है, क्लाइव एवं अवध के नवाब के मध्य होती है। तो संधि में 1765 पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में हुई। किसके मध्य, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के मध्य हुई थी। किसके मध्य, क्लाइव के मध्य। तो ये पूछा जाएगा। और इस संधि में क्या हुआ, क्या होगा, वही कि आप किसी सैन्य नियुक्ति होगी आप नहीं कर सकेंगे, और कई तरह के इन पे थोप दिए गए, सारे के सारे द्वैध शासन की व्यवस्था चला दी गई। यही सब हुआ था। तो इसको जानना उतना आवश्यक नहीं, बस इतना ही जानना आवश्यक है। तो प्लासी युद्ध के बाद कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप शुरू कर दिए। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तभी से कंपनी ने क्या किया कि उन जो नवाब के अधिकारी नियुक्त करते थे उसमें हस्तक्षेप शुरू कर दिया कि आप नहीं कर सकते थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, राजनीतिक नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया और जो कहते वही होता।
एक प्रकार से अगर बात करें तो द्वैध शासन की व्यवस्था शुरुआत की इन्होंने, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो द्वैध शासन का मतलब कि दो तरीके से शासन होगा, एक व्यक्ति दूसरा शासन करेगा, दूसरा भी करेगा, ठीक है। तो यही हुआ था, दो व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाने लगा। तो इसमें द्वैध शासन में क्या था कि दीवानी एवं पुलिस और न्यायिक कार्य कंपनी करती, मतलब जो दीवानी के कार्य थे और पुलिस के कार्य और न्यायिक कार्य वो कंपनी करती थी। जैसे अगर बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली आपका हुआ, तो एक प्रकार से समझ लीजिए द्वैध शासन ही की तरह लगभग एग्जाम्पल है, लेकिन उस तरह के नहीं, कि उस समय के तरह नहीं है। बंगाल की दीवानी का कार्य मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय देखते थे। तो बिहार में नायब सूबेदार कौन था? राजा सिताब राय, और बंगाल के मोहम्मद रजा खां देखते थे। द्वैध शासन के दोषों के कारण हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1772 में इसको समाप्त कर दिया। इसमें दोष थे। क्यों दोष था? कर में काफ़ी वृद्धि हो गई। इसके जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा दूसरा वसूल किया जाता था रुपए, कर टैक्स वसूल किया जाता था, और उसके साथ साथ वहाँ के जो नायब सूबेदार थे उनके द्वारा भी वसूल किया जाता था, जिससे कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, जिससे किसान बेचारे क्या करने लगे? मरने लगे। तो यही हुआ था, और प्रशासन एवं दीवानी कार्य को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसीलिए ये समाप्त किया गया, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब देखते हैं मैसूर विजय। अब होगा आपका मैसूर विजय क्यों हुई, कैसे हुई, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे उसके बारे में, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में जानेंगे, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आप जानते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य जिसमें समाप्त हो गया था, जिसमें आप कृष्णदेव राय राजा थे, महान राजा हुए थे, जो आप देखते हैं तेनाली रामा, उसी में थे। तो उसमें क्या थे कि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में समाप्त हो जाता है, और उन्हीं के अवशेष पर, उन्हीं के खंडहर पर, या उन्हीं के राज्य में 3 राज्यों का उदय होता है। 3 राज्यों का जो मुख्य थे, और उस तरह से तो अनेक राज्यों का उदय होता है। अनेक राज्य जब मैसूर उस पर उदय हुए, उसमें से एक आपका था मैसूर। मैसूर जो था शक्तिशाली बनकर उभरा। उस समय ओडियार वंश की स्थापना हुई थी। ओडियार वंश की स्थापना हुई, जिसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज था। तो इसके चिक्का कृष्णराज हुआ, उसके 2 पुत्र थे, उन्होंने शासन किया उस पर। फिर उसके बाद हैदर अली के वहीं से, उसी ओडियार वंश से हैदर अली के सैनिक जीवन की वहीं से शुरुआत होती है। और 1749 में कब हुई सैनिक जीवन की शुरुआत? 1749 में हुई। 1761 में उसने क्या किया? मैसूर की सारी शक्ति हैदर अली के हाथों में आ गई। तो 1761 के होते होते उसने अपनी सारी शक्ति मैसूर की उसके हाथ में आ गई, रोज शासन करने लगा। अब जब शासन करने लगा तो शक्तिशाली बनकर उभरा। तो उस समय अंग्रेज भी शक्तिशाली हो रहे थे, और उनसे देखा ना गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1768 से 69 के मध्य। कब हुआ था? 1768 से 69 के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों एवं हैदर अली के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजों की ये युद्ध जो था, अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेज की आक्रामक नीति का मतलब अंग्रेजों का कहना करो नहीं तो युद्ध होगा। तो युद्ध होगा तो उसी युद्ध का परिणाम हो, क्योंकि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, अपने आप को शक्तिशाली लगाने लगे थे, इसी के कारण होता है। तो आक्रामक नीति के परिणाम के कारण इस तरह हुआ। 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आक्रामक नीति दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में दोनों लोग संधि करते हैं, जिसे हम मद्रास संधि के नाम से जानते हैं। अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम के मध्य 1766 में संधि हुई थी। ठीक, तो मद्रास की संधि किसके मध्य हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। किसके मध्य? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। ये चीज़ याद रखिएगा। हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज अंत की बात है कि 1766 में उनके मध्य एक संधि हुई थी। क्यों संधि की गई थी? क्योंकि इसको अलग थलग करने के लिए की गई थी हैदर अली को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के मध्य। 1780 से 84 के मध्य होता है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि होती है। तो इस युद्ध में क्या होता है? 1784 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है, मंगलौर की संधि के नाम से जानते हैं। तो पहली संधि कौन सी हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हुई थी? मद्रास संधि।
ठीक, याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी मंगलौर की संधि होती है, टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य होती है। फिर शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि जो संधि किए थे वो अंग्रेज़ों के मुताबिक नहीं था, इसलिए वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो इस युद्ध की शुरुआत के क्या कारण थे? अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का परिणाम था। मतलब वो चाहते थे कि अपनी पूरी बात थोप नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, और जिसके माध्यम से 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, तो वहाँ संधि होती है 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम। बस इतना ही जानना जरूरी है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से कब लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया, किस सन में लड़ा गया, 1790 से 92 में कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक, उसके बाद फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब का मतलब है कि फ्रांस के सैनिकों की मदद करना। टीपू सुल्तान फ्रांस के सैनिकों की मदद कर रहे थे, तो जैकोबियन क्लब वही था। तो जैकोबियन क्लब की जब इन्होंने स्थापना की तो उससे अंग्रेज़ों को बात खटकी और वो सहन नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने क्या किया, 4 मई 1799 को टीपू को, पहले युद्ध शुरुआत होती है मार्च 1799, मई 1799 तक चलती है। तो उन्होंने कहा कि अब की बार आर पार, अब की बार टीपू को नहीं छोड़ना है। तो टीपू को टीपू बना दिए और 4 मई 1799 को उसको मार डाले। तो उसके बाद टीपू के परिवार, जो परिवार बचा, उसको बेल्लौर भेज दिया गया और उसको पेंशन दी जाने लगी। मैसूर के विजय के कारण वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि मिली। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसको मैसूर की विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि मिली? मार्क्विस की उपाधि मिली। तो याद रखिएगा, मार्क्विस किस युद्ध में? मैसूर युद्ध के उपलक्ष्य, विजय के उपलक्ष्य में। अब आगे टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान बहुत महान शासक था। ऐसा नहीं था कि वो कम था, अंग्रेज़ों के सामने टिके रहना सबकी बस की बात नहीं थी। तो नवंबर 1750 में इसका जन्म हुआ था। मैसूर के शेर के नाम से इसको जाना जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये संरक्षक था। सभी बातें जो हैं फैक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बिना फैक्ट बता रहे हैं। फिर उसमें क्या होता है कि एक रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता भी इसे माना जाता है। लोकतंत्र में इसकी सद्भावना थी, निष्ठा थी, मानता था। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी सैनिकों की मदद करना। यही फ्रांसीसी सैनिकों की मदद करना, जैकोबिन क्लब इसकी गले की फांस बनी और इसी कारण मारा जाता है। फिर अब देखेंगे सर्वोच्चता हेंग टू आंग्ल मराठा संघर्ष। तो आंग्ल मराठा संबंध क्या कैसे थे? ये बहुत अच्छे नहीं थे अंग्रेज़ों के साथ संबंध, ये अपनी मनमानी करते थे। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? अब आंग्ल मराठा संबंध में देखेंगे कि मराठा शक्ति का उदय कब होता है। फिर आंग्ल मराठा शक्ति जो उदय होती है उसको अपने चरम स्थिति में कब थी? 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी में अपने बहुत उत्कर्ष, उच्च अवस्था पे थी। उस समय अहमद शाह जो बाजीराव प्रथम था, इस वंश का, मराठा शक्ति का सबसे महान शासक होता है। 1720 से 1740 के दौरान यह शासन करता है। उसके बाद तो सब लुंजपुंज शासक आते हैं। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, जिसमें मराठों की पराजय होती है। ठीक है, तो ये था कि कब उदय हुए, मराठा शक्ति का उदय क्या हुआ। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट था उसमें। ये आंग्ल मराठा युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? 1775 से 82 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने मराठों के मामले में हस्तक्षेप का अवसर तब मिला जब पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। तो अंग्रेज कोई ना कोई कारण ढूंढते थे कि कब हस्तक्षेप करें, और वो लालायित रहते थे। जैसे किसी पड़ोसी के मध्य युद्ध लड़ाई करवानी हो तो लालायित रहते हैं जो पड़ोसी होते हैं दूसरे मज़ा लेने के लिए, कि कब इनके बीच में कोई ऐसी फूट डाली जाए, फूट पड़े तो हम इनके बीच में लड़ाई करवा दें। तो उसी तरह से अंग्रेज रहते थे कि जब मराठों में पेशवा पद के लिए मतभेद हुआ तो बीच में कूद पड़े। मतलब लड़ाने के लिए कूद पड़े, उसके बाद मज़ा लेते हैं और खुद शासन करते हैं। तो 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नारायण राव तथा नारायण के चाचा रघुनाथ राव के मध्य मतभेद हुआ, जिसमें रघुनाथ राव असफल रहे। तो 1772 में जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र नारायण राव और रघुनाथ राव, उनके चाचा थे किसके? नारायण राव के, उनके बीच मतभेद हो जाता है और रघुनाथ राव उसमें असफल होते हैं। रघुनाथ राव का साथ कौन देता है? अंग्रेज देते हैं। उसके बाद एक सूरत की संधि होती है।
सूरत की संधि कब होती है? सूरत की संधि रघुनाथराव पेशवा पद न मिलने के कारण अंग्रेजों से सूरत की संधि करता है। कब करता है? 1775 में। सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? रघुनाथराव और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य। तो पेशवा पद के लिए हुआ था कि आप मुझे जीत दिलाए, मैं आपको जो कहेंगे वो करेंगे। तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ, जिससे मराठा का नेतृत्व महद जी कर रहे थे, उनकी विजय होती है। तो महद जी जो कर रहे थे, किसका नेतृत्व? मराठों का नेतृत्व, उनकी विजय होती है और अंग्रेजों की पराजय होती है। लेकिन संधि किसके मध्य हुई थी? रघुनाथराव और अंग्रेजों के मध्य। किस लिए? पेशवा पद पाने के लिए किए थे। फिर 1779 में बड़गांव की संधि होती है, जिसको बाद में हेस्टिंग्स ने रद्द करने की घोषणा की और युद्ध की शुरुआत कर दी। तो जब अंग्रेज देखे कि हमारी पराजय हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? 1779 में बड़गांव की संधि की। तो पहला जो आंग्ल आपका कौन सा युद्ध हुआ है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें कौन सी संधि होती है? उसमें होती है बड़गांव की संधि। ठीक, 1779 में। तो ये तो हुई 1779 में संधि बड़गांव की। लेकिन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? उसके मन मुताबिक नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं भरी थी कि हम मराठों को कितना दबाएं, तो उसने उस युद्ध की रद्द कर देता है। फिर एक होती है सालबाई की संधि, 1782 में मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, तो मराठाओं के मध्य संधि होती है 1782, मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य। उद्देश्य क्या था? हैदर अली को अलग थलग करना। तो मराठाओं से इसलिए मिल गए कि हैदर अली उधर ताकतवर पड़ रहा था। अगर हम दोनों से युद्ध करते हैं, अगर ये हैदर अली और मराठा मिल गए तो हमारी पुंगी बजा देंगे। तो इसलिए क्या हुआ? ये इससे संधि कर लिए और उनको अलग थलग कर दिया हैदर अली को, जिससे इनको तो पराजित कर देंगे। किसको? हैदर अली को। फिर इनको हम बाद में तो निपट लेंगे अकेले। जब दोनों साथ हो जाएंगे तो एकता में शक्ति हो जाएगी, तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब अलग थलग करके, तब इनको हम बड़े आराम से पराजित कर लेंगे। तो फिर आते हैं, ये तो समाप्त हो जाता है। 1782 में संधि होती है, सालबाई की संधि होती है। इंपॉर्टेंट सालबाई संधि कब हुई थी? 1782 में। ठीक, सूरत की संधि 1775 में, वडगांव की संधि 1779 में। सब संधि का टाइम याद रखिएगा। ठीक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के मध्य। 1803 से 1805 के मध्य होता है। तो इसमें क्या था? इसमें भारत में फ्रांसीसियों के रोकने के कारण, लॉर्ड बेलिजरी के प्रयासों के कारण यह युद्ध हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी को रोक सकें और इसीलिए ये युद्ध हुआ। फर्नवीस की 1800 में मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है, बेसिन की संधि। क्यों संधि होती है? क्योंकि बेचारे को वहाँ पे राज नहीं मिला, तो बाजीराव द्वितीय भगोड़ा था, एक कर लेता है संधि। किससे? अंग्रेजों से। बेसिन में जाकर छुप जाता है। होलकर, जब जसवंत राव होलकर, इससे युद्ध होता है जसवंत राव होलकर का, किसके मध्य? बाजीराव द्वितीय के मध्य। हार जाता, हार के बेचारा डर के मारे आके बेसिन में छिप जाता है। तो अंग्रेजों से वहाँ पर बेसिन की संधि करता 1802 में। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य बेसिन की संधि हुई थी। फिर संधि के मुख्य कारण क्या था? जसवंत होलकर ने बाजीराव द्वितीय को खदेड़ दिया था, जो बेसिन में जाकर छुपा था, और वहीं पर संधि की थी। जसवंत राव पराजित हुआ अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जसवंत राव किसके द्वारा पराजित हुआ? अंग्रेजों के द्वारा। फिर बाद में जसवंत राव से युद्ध होता है तो अंग्रेजों द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है। फिर अगला एक युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब होता है? और वो 1803 से 5 था, 1817 से 19 में होगा। तो क्यों होता है? अपमानजनक संधि के कारण होता है। क्योंकि जब जसवंत राव को पराजित किया गया तो अंग्रेजों ने एक अपमानजनक संधि कर ली थी, जिसके कारण वो लोग तिल तिल अंदर घुट रहे थे। घुटने के कारण उन्होंने कहा कि अंतिम बार एक प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में सफल नहीं होते हैं तो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक बार कहा गया है ना कि एक बार अंतिम प्रयास किया जाए। क्या? जी जान लगा के अंतिम प्रयास किया जाए, क्या पता सफलता इससे मिल जाए। तो उसी तरीके से इन लोगों ने की, जी जान लगा के। लेकिन जी जान लगा के करने का तो मतलब है, लेकिन अगर आगे शत्रु कोई और है, उसका आपके पास उचित हथियार नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, तो आप जीत कहाँ पाएंगे? तो यही था। तो आप लोग, लेकिन आपके पास सब कुछ है, आप लोग जीत जाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या हुए? इनके पास सब कुछ नहीं अवेलेबल था। इसलिए दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब तथा मल्हार राव होलकर द्वितीय, ये तीनों मिलकर, कौन? सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब, मल्हार राव होलकर द्वितीय, तीनों मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करते हैं और तीनों की पराजय हो जाती है और इनका फिर अंत हो जाता है। अब देखते हैं मराठा शक्ति के पराजय के कारण क्या थे। तो मराठा शक्ति जो थे, पराजय के कारण थे मुख्य परस्पर इसमें विश्वास का अभाव था। मतलब इन लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था। जहाँ पे विश्वास नहीं रहेगा, जहाँ पे
पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, वहाँ पर असफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ इनमें महत्वाकांक्षा थी एक दूसरे के प्रति, कि हम महत्वाकांक्षी मतलब ये ज़्यादा पाने के लालच थे, इसी वजह से ये लोग हारे। अगला देखते हैं इसका जो कारण था, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन इनका था। मतलब कि इनके पास रुपए का मतलब एकत्र करने का जरिया नहीं था। एकत्र करने का जब जरिया नहीं था तो लूटपाट करते थे, और लूटपाट से कितना धन आप कमा लेंगे, तो वही लूटपाट करके धन एकत्रित करते थे। उसके बाद विकेंद्रीकरण हो गया था, लोग छोटे छोटे राज उस पे टुकड़ों पर राज करते थे, इसलिए ऐसा हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद पश्चात मराठों में जागीर प्रथा की शुरुआत हुई। वही विकेंद्रीकरण का मतलब जागीर प्रथा की शुरुआत हुई। एक छोटी सी जागीर हो लेके प्रसन्न है, छोटी सी जागीर हो, क्षेत्र, जागीर मतलब क्षेत्र, छोटे से जागीर लेकर वो प्रसन्न है। तो यही हुआ, इसी कारण इनके मध्य क्या हुआ, ये जीत नहीं सके। आर्थिक विषमता थी, रुपए की कमी थी, छापेमार की नीति इन्होंने त्याग दी थी। जो इनका मुख्य हथियार था छापेमार की नीति, छापामार की नीति लड़ते थे। जो एक फिल्म बनी है उसमें देखे होंगे आप, अजय देवगन की है, उसमें छापेमार की नीति का भरपूर दिखाए हैं कि कैसे थी। ठीक है, कान्हा तान्हा जी जो बनी है, तो छापेमार की नीति दिखाया गया। तो छापेमार की नीति का इन्होंने त्याग दिया जो इनका मुख्य हथियार था, तो इसी वजह से हारे। उग्र राष्ट्रीयता का इनके अंदर अभाव था, केवल अपना काम निकल जाए भाड़ में जाए और सब कुछ। योग्य नेतृत्व का अभाव था, कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, इसलिए ये पराजित हुए। फिर अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेजों के जीतने का मुख्य कारण क्या था कि उनकी शक्ति बहुत अच्छी थी और उनकी गुप्तचर व्यवस्था तो लाजवाब थी, इसी वजह से वो जीते। अब आगे है सिंध विजय। सिंध विजय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अंग्रेज़ों ने तो हर तरफ विजय करके तहलका मचा दिया था। तो उदय के यही सब कारण है कि उनके धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ता। गांधी के पूर्वार्ध में क्या हुआ था कि सिंध विजय उन्होंने की थी। तालपुर की अमीर जो थे एक जनजाति थे, तो उनका उदय हुआ था। तिलसित संधि के माध्यम से तिलसित की एक संधि की गई, जिसमें रूस और नेपोलियन भारत पर हमला करने के लिए ऐसी संधि की गई थी। तिलसित की संधि किसके मध्य हुई थी, रूस और नेपोलियन के मध्य हुई थी, उसी लिए इन्होंने सिंध विजय अभियान चलाया था। अब मेन जो आता है वो है पंजाब विजय। पंजाब विजय, इसके बारे में जानेंगे। पंजाब विजय में सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण, तो जो वहाँ पर सिख थे उन्हीं के मध्य एकीकरण किया गया था। वहाँ पे जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद कपूर सिंह ने खालसा पंथ दल की नींव रखी, तो उन्होंने सरदारों को एकीकृत करने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, खालसा दल की इसीलिए नींव रखी गई कि सरदारों का एकीकृत किया जाए। कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी थी। तो पूछा जाता है कि खालसा दल की नींव किसने रखी थी, तो कपूर सिंह ने रखी थी, याद रखिएगा। उस समय शासकीय इकाइयों का अभाव था। रणजीत सिंह के समय जो 12 सिख मिसलें थी, 12 सिख मतलब मिसलों में बटे हुए थे। तो रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे। तो उस समय रणजीत सिंह के समय कितने सिख मिसले थे, 12 सिख मिसलें बटी हुई थी आपस में। लेकिन रणजीत सिंह जो थे वो मुख्य थे और काफ़ी बलशाली भी थे, तो उनके बारे में जानेंगे। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह थे। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। किसके समय में, रणजीत सिंह के समय में राजधानी राजनीतिक लाहौर और धार्मिक अमृतसर। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। फ्रांस और रूस की मित्रता के कारण होती है। तो फ्रांस और रूस मित्र हो गए, और मित्र होने के कारण क्या कर रहे थे, अफगानिस्तान वाले इलाके से इधर भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास करते। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की एक दूरदर्शिता नीति थी कि हम इनसे क्या कर लेंगे इनसे संधि, और फिर इनको एक क्षेत्र में स्थिर कर देंगे। तो ना युद्ध किया ना कुछ, बस उसी तरह विनती करके कि एक संधि कर लेते हैं कि इस तरह से करिए, तो वो मान जाते हैं और संधि हो जाती है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किसको रोकने के लिए, फ्रांस और रूस की मित्रता को रोकने के लिए। 1814 में रणजीत सिंह अफगानिस्तान के शासक ने एक कोहिनूर हीरा दिया था। अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर का हीरा दिया था। इनके पुत्र का नाम, किसके, रणजीत सिंह के पुत्र का नाम खड़क सिंह था, जो अल्प बुद्धि का था, क्योंकि इनके मरने के बाद रणजीत सिंह के ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, शासक बन बैठते हैं। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1845 से 49 के मध्य 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। ठीक,
तो आंग्ल सिख युद्ध होना अवश्य संभावित था, क्योंकि रणजीत सिंह जब तक थे तब तक अमृतसर की संधि का पालन किया गया। उसके बाद जैसे ही मरते हैं तो कोई न संधि न कुछ, वो सब कुछ छोड़ते थे। तो अंग्रेज यही थे कि कोई नीति नहीं मानते थे, बस उनको अपनी विजय दिखाई देती थी। फिर उनके मध्य दो आंग्ल सिख युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य हुआ, 1 साल चला था। सिख सेना ने राजा दिलीप सिंह से क्या किया था? सिख सेना ने राजा दिलीप सिंह से जबरन आज्ञा लेकर अंग्रेजों से युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब जो संधि हुई थी किसके मध्य? रणजीत सिंह के मध्य, उसको सिख सेना जो थी वो मानना नहीं चाहती थी, क्योंकि दिलीप सिंह उस समय कमज़ोर शासक थे। तो इसी वजह से हुआ, और उन्होंने क्या किया? सिख सेना ने आक्रमण कर दी, जिसमें 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई तो गलती किसकी सी थी? सिख सेना की थी। अगर उसी पे बने रहते तो कुछ ना होता। फिर पहली लड़ाई कब हुई? 18 दिसंबर 1845 मुदगी में। दूसरी फिरोज शाह 21 से 22 दिसंबर 1845 में ही। फिर उसके बाद कब हुई? आलीवाल 28 जनवरी 1846 को। फिर उसके बाद सुब्बा रहान की 10 फरवरी को। तो सब में बेचारे सिख पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो अंग्रेज को जानी रहो, अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी। इसमें सिखों की बुरी तरह पराजय होती है, और मार्च 1846 में लाहौर की संधि होती है। क्या? लाहौर की संधि होती है। तो लाहौर की संधि तो हो जाती है मार्च 18, लेकिन उससे अंग्रेज प्रसन्न नहीं थे, तो उसने एक भैरववाल की संधि की। भैरववाल की संधि, सिख लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे, इसलिए दिसंबर 1846 में संधि होती है। भैरववाल की संधि होती है, सिख भी असंतुष्ट थे। तो इसमें क्या करते हैं? इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष रूप से पूरे पंजाब पर नियंत्रण हो गया। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से पूरे पंजाब पर नियंत्रण हो गया। तो पंजाब पर नियंत्रण हो गया तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अंग्रेज। तो भैरववाल की संधि सिखों के लिए बहुत अपमानजनक थी। ठीक। तो संधि के माध्यम से अंग्रेजों का तब प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा किस पे? पंजाब पर। तो भैरववाल जो संधि हुई उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। किसको? सिखों को। जब सिख नुकसान हुआ तो बेचारे अपमान के घुट रहे थे, क्योंकि कई कारण इसमें थे। देखेंगे भैरववाल की संधि से बहुत अपमानजनक थी। बहुत से सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनको कोई अधिकार नहीं रह जाता, इसी कारण ऐसी संधि हुई। तो 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अपमानजनक थी कौन सी संधि? भैरववाल की संधि। किसके लिए? सिखों के लिए। बहुत से सैनिकों को क्या कर दिया? सेवा मुक्त कर दिया गया। 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में सिखों की हार होती है, तो बुरी तरीके से इसमें पराजित होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को अद्वितीय सैन्य शक्ति का अनुभव हुआ, तो पूरा दम से लड़े थे, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा साहस का परिचय हुआ था सिखों से। तो इसलिए वो लोग क्या किए? युद्ध जीते और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश प्रभुता की प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। ब्रिटिश शासन ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी? पहली अपनाई थी प्रभुता की प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। मतलब अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने के लिए 1757 से 1857 के दौरान 2 पद्धति अपनाई गई। विजय एवं युद्ध द्वारा सममेलन की नीति। अगर जो राजा नहीं मानता है उससे युद्ध किया जाएगा और उसको हरा के जीता जाएगा। और दूसरी नीति जो थी कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन। मतलब जो कूटनीतिक द्वारा आ जाएगा ठीक है, एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे, नहीं तो उसे भी हरा देंगे। तो यही नीति अपनाई थी। फिर एक नीति उनकी थी घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति, जिसको जानते हैं। इसको कौन शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता था? तो जैसे ये ब्रिटिश साम्राज्य है, इसके चारों ओर जो छोटे छोटे राजा हैं उनके साथ क्या करता था? एक संबंध बनाता था। तो संबंध जब बनाता था और इसके बाहर शत्रु हैं, तो संबंध बना के इनके रुपए खर्चे पे ये इनसे बाहरी व्यक्तियों से युद्ध करता था। तो एक बफर जोन का कार्य करता था। मतलब ये इस सीमा में नहीं आ सकते थे, यहाँ तक तो आ सकते थे लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकते थे। ये इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए बफर जोन का कार्य करता था। और एक खर्चे किसके रूप में लड़ते थे? इन बाहरी राजाओं के खर्चे पे लड़ते थे और इनको पराजित करते थे। तो पहली नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करते थे। रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राजाओं उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद करते थे। यही होता था। तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिश राज्य जो था वो सुरक्षित रहा। अगली जो संधि है वो सहायक संधि है। कौन सी? 1798 में 1805 के मध्य कौन था? बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली उस समय गवर्नर बन के आता है। तो उस समय वही था। सहायक संधि इसके द्वारा शुरू की गई थी। इसके पहले डुप्ले ने पहली बार
सहायक, अगर पूछा जाए कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, डुप्ले ने किया था, लेकिन लॉर्ड बेलीजरी ने इसको लागू किया। तो सबसे पहले यह संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। तो सबसे पहले सहायक संधि के माध्यम से सम्मिलित होने वाला राज्य किसके मध्य संधि हुई, तो हैदराबाद के निजाम के मध्य। उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801। तो इतना याद रखिएगा कि हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध, 4 तो याद रखना है क्योंकि एक क्रम से पूछ लिया जाता है। तो ये था सहायक संधि। फिर उसके बाद आता है व्यपगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय नीति। शांतिपूर्ण विलय नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 के मध्य गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसने शुरुआत की थी व्यपगत या शांतिपूर्ण विलय नीति। तो मतलब उस समय ऐसा नियम लागू किए थे जिसके कोई संतान नहीं है वह किसी संतान को गोद नहीं ले सकता था। मतलब पुत्र अगर नहीं है तो वह गोद लेके अपना राजा नहीं घोषित कर सकता है। तो वही नीति अपनाई गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, और उसने जिसके पास भी पुत्र नहीं थे, उनका उत्तराधिकारी नहीं था, उसके राज्य पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। सहायक संधि वही थी। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या किया आप देखेंगे, जो शांतिपूर्ण विलय की नीति है, मतलब व्यपगत का सिद्धांत, तो जो है उसके हड़प लेते थे राज्य को। तो सबसे पहले व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848 में इसका शिकार होता है। फिर जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। अवध को कुशासन के आरोप के आधार पर उसका हरण किया जाता है। ठीक है, कुशासन का आरोप अवध पर लगाया जाता है, इसलिए उसका किया जाता है। आगे है ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध कैसा था। अब देखेंगे कि ब्रिटिश जो थे उनका भारत के जो सीमावर्ती से लगे देश थे उनसे संबंध कैसा था। तो इनका संबंध किसी से बहुत अच्छा नहीं था। ये लोग सबसे युद्ध किए हैं, सबके क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की है। तो उनके आंग्ल नेपाल का जो संबंध था बहुत अच्छा नहीं था। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1813 में, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल उस समय बना था। 1814 में इन्होंने नेपाल का घेराव किया। दोनों के बीच मकबनपुर में निर्णायक युद्ध होता है जिसमें नेपाल की हार होती है। कहाँ पर, मकबनपुर में निर्णायक युद्ध होता है जिसमें नेपाल की हार होती है। मार्च 1816 में सगौली की संधि होती है और संधि के माध्यम से नेपाल को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किए रहे लेकिन और वापस कर दिया जाता है। तो मार्च 1816 में सगौली की संधि हुई थी, याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल के मध्य, मतलब ब्रिटेन और नेपाल के मध्य सगौली की संधि 1816 में हुई थी। बस इतना ही था। उसके बाद आते हैं आंग्ल बर्मा संबंध। आंग्ल बर्मा संबंध की अगर हम बात करें तो 1823 में बर्मा ने द्वीप शाहीपुर पर आक्रमण कर असम की सीमा पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो असम के शासक थे, वो बर्मा के शासक थे आपके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1823 में असम के आसपास के इलाकों में आक्रमण कर असम को उत्पात वहाँ पर अलग अलग इलाकों में मचाना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को असुरक्षा की भावना महसूस हुई। इसी के कारण आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 फरवरी 1824 को इसकी शुरुआत हुई थी। 24 फरवरी 1824। इसके पहले 1822 में ब्रह्मा के सेनापति महाबुंदेला द्वारा असम और मणिपुर पर कब्जा कर लिया गया था। यानडूब की संधि होती है 24 फरवरी 1826 को, अंग्रेज़ों के साथ होती है, और लॉर्ड एमहर्स्ट को अल्लाह फराखान की उपाधि दी जाती है क्योंकि उन्होंने बर्मा को हरा दिया। बर्मा को हराया अंग्रेज़ों ने, तो वो संधि होती है यानडूब की संधि 24 फरवरी 1826 को। लॉर्ड एमहर्स्ट को अल्लाह फराखान की उपाधि दी जाती है। पूछा जाएगा अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि किसे दी गई, तो एमहर्स्ट को। ठीक है, एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी गई थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में। अब आता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ये 1852 में युद्ध की शुरुआत और बिना संधि के समाप्त हो गया। तो कोई युद्ध संधि नहीं हुई, वैसे ही समाप्त हो गया। फिर शुरुआत होती है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। तृतीय आंग्ल बर्मा में राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र थीबो
शासक बना और उसकी अंग्रेज़ों से बिल्कुल नहीं बैठती थी। उसने फ्रांस से एक व्यापारिक संधि 1885 में की और 1885 में जब संधि की तो अंग्रेज़ उससे काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों के मध्य जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन था। उल्लंघन के कारण अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया और 1885 में स्वतंत्र बर्मा के भाग्य का एकदम समाप्त कर देते हैं, उसका दिया ही बुझा देते हैं। कहते हैं अब तुम अंधेरे में रहो और उस पर अधिकार कर लेते हैं। अब देखते हैं आंग्ल तिब्बत संबंध। आंग्ल तिब्बत संबंध के बारे में जानेंगे। आंग्ल तिब्बत संबंध, इसमें शुरुआत कब हुई थी? इसके वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 से 75 के दौरान, और इसमें 1885-86 में हेस्टिंग्स द्वारा क्या भेजा गया था? एक व्यापार मंडल भेजा गया था। ये आपका जो था ये 1775 ये रहेगा आपका 1874 से कब 1800, यहाँ पे सन देख लीजिएगा, मिस्टेक है। उसके बाद शुरुआत हेस्टिंग्स के समय पे हुई थी। तो इसमें जो है आपका सही है कौन? शुरुआत हेस्टिंग्स के समय पे ही हुई थी 1774। मतलब कि जो आंग्ल और तिब्बत के संबंध थे वो जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे उसी दौरान यहाँ पे आपकी शुरुआत की गई थी तिब्बत के साथ संबंधों की। 1885-86 में एक व्यापार मंडल भेजा गया, कहाँ पे? चीन जाने की इजाज़त मिली, तभी से तिब्बत में क्या हो गई? घुसपैठ को चालू कर दिया। उस तरह तो ये जा नहीं पाए, लेकिन जब व्यापार मंडल भेजा गया तो उसी के माध्यम से क्या कर दिया गया? घुसपैठिए भी धीरे धीरे वहाँ जाने लगे और वहाँ के सारी बातें जानने लगे। फिर उसमें एक अभियान भेजा जाना था, यंग हस्बैंड अभियान। तो यंग हस्बैंड अभियान, इस अभियान के दौरान ही अगस्त 1904 में लहसा पर नियंत्रण कर लिया इन्होंने। यंग हस्बैंड अभियान के दौरान ही इन्होंने इस पर लहसा पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। 7 सितंबर 1904 को दलाई लामा के प्रतिनिधि ने लहसा पर से लहसा संधि की। तो लहसा संधि जो हुई थी 7 सितंबर 1904 को, वो दलाई लामा के प्रतिनिधि और किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, क्योंकि दलाई लामा वहाँ से जब ये लोग युद्ध किए थे तो भाग गए थे वहाँ से। इस संधि के माध्यम से कर्जन ने तिब्बत में रूस के प्रभावों के विस्तार का मार्ग अवरुद्ध करना था। इस संधि का जो उनका लॉर्ड कर्जन उस समय थे 1904 में, तो उनका मेन जो पर्पस था कि उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए। किसका मार्ग? रूस का। रूस आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए किया गया था। अब है आंग्ल अफ़गान संबंध। तो आंग्ल अफ़गान के संबंध में जानेंगे। तो रूस का अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ना, इससे भारत को खतरा होना तय था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस संबंध में 2 नीति अपनाई। पहली है अग्रगामी विचारधारा की नीति, मतलब अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, और एक है कुशल अक्रियता की नीति। 2 नीति अपनाई थी कौन? अंग्रेज़ों ने। तो इसमें एक प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है 1839 में, और 1839 से 42 के मध्य आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है। इसमें क्या हुआ था कि युद्ध किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे हुई थी और समाप्त एलिनबरो के समय पे हुई थी। तो इस युद्ध में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक युद्ध और होता है, द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध 1878 से 80 के मध्य। तो ये इतना याद रखिएगा कि किसके समय पे हुई थी, किस गवर्नर के, और युद्ध के क्या परिणाम हुए, कौन सी संधि हुई, बस इतना याद रखना है। 21 नवंबर 1870 को युद्ध की घोषणा की गई। कब? 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा की गई। इसमें एक गंडमक की संधि होती है 1879 में अंग्रेज तथा शेर अली के पुत्र याकूब खां के मध्य। ठीक, तो गंडमक की संधि किसके मध्य हुई थी? याकूब खां के मध्य और अंग्रेज़ों के मध्य गंडमक की संधि हुई थी, याद रखिएगा 1879 में। उसके बाद तृतीय आंग्ल अफ़गान युद्ध कब हुआ था? 1884 से 87 के मध्य हुआ था। पंचदेह को लेकर विवाद था। उसी दौरान डूरंड समझौता हुआ था 1893 में। डूरंड समझौता, जो डूरंड लाइन खींची गई थी उसी संबंध में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1893 में। तो ये आपका था ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। अब है 1800 स्वतंत्रता का संग्राम। 1800 स्वतंत्रता का संग्राम, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एवी सिलेबस में है। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण थे, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्रोह तो पहले ही हो गया था कि मंगल पांडे जो था इनका बहुत ही वफादार सैनिक था, अंग्रेज़ों का सैन्य भक्त था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात किया जाता है। जो ग्रीस लगी चर्बी युक्त
थी राइफल आई थी नई, उसने पूछा कि क्या ये सत्य है, तो इनके द्वारा बताया गया कि नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बाद में उसे पता चलता है तो उसने बगावत कर दी, बगावत करने के कारण उसे फांसी दे दी जाती है। तो वहीं से चिंगारी भड़की थी और कई कारण थे, तो उसको जानने का इसमें प्रयास करेंगे। क्या क्या कारण थे? अंग्रेज भारतीयों को बाहर भेजा जाता था, समुद्र पार भेजा जाता था, तो उनके लिए वो धर्म भ्रष्ट करना था, तो कई चीज़ें थी, उनके परिवार को कष्ट दिया जाता था, तो यही सब कारण थे। तो जो मुख्य कारण थे उनको जानने का प्रयास करेंगे। 1857 का विद्रोह, इसमें इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम से स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह तथा भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह लगभग कितने वर्ष तक चला था? 2 वर्षों तक चला था। तो ये विद्रोह 2 वर्षों तक चला था। इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया का शासन, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका शासन की शुरुआत होती है। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण का मतलब कि पहले आर्थिक कारण जानेंगे, तो आप उस तरह से अगर देखेंगे तो मुख्य कारण वही सब था, लेकिन इसको एक एक डिटेल में एक एक पॉइंट बताते चलेंगे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, कई कारण हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आर्थिक कारण था कि भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उन्होंने अपनी नीति को अपनाकर भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। जो हस्तशिल्प था, दस्तकारी उद्योग था, सबको नष्ट कर दिया और श्रमिकों से काम अधिक कराकर उन्हें कम वेतन दिया जाता था। तो काम कराया अधिक जाता था, वेतन कम दिया जाता था। 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। 1813 में कंपनी ने एक तरफा व्यापार नीति को अपनाया। व्यापार नीति अपनाने का क्या हुआ कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ से कच्चा माल ले जाते, वहाँ से अपना माल बनाया माल भारत भेजते, भारत में बेचते, उच्च दाम पर बेचते और सस्ता भी रहता। जो शिल्प द्वारा बने थे यहाँ के सामान वो महंगे रहते, उनके माल सस्ते रहते क्योंकि मशीन से बनाए जाते। तो इसी कारण क्या होता कि इनके माल सस्ते बिकते और अच्छे भी तो रहते थे, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं रहते थे। तो उससे क्या हुआ कि जो यहाँ का दस्तकारी उद्योग था वो चौपट हो गया। नीति अपनाकर ब्रिटिश व्यापारियों ने एक तरफा व्यापार करने की छूट मिली। हस्तशिल्प व्यापार को काफ़ी हानि हुई। भारत में बनी चीज़ों पर उच्च कर लगा दिया गया। अगर उच्च कर लगा दिया जाएगा, जो भारत में बनी चीज़ें होंगी तो विदेश में जाएंगी तो महंगे दामों पर बिकेंगी, महंगे दामों पर बिकेंगी तो जाएंगी ही नहीं, उसका मांग ही नहीं बढ़ेगी। तो यही कारण हुआ। रेल सेवा शुरू होने से केवल ब्रिटिश व्यापारियों को फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारत के दूर दराज गांवों तक वो अपनी पहुंच बना लिए, जिसके कारण उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। और सर्वाधिक जो क्षति हुई वो कपड़ा उद्योग की हुई। जो भारत के कपड़ा उद्योग थे उनको सर्वाधिक क्षति हुई थी रेल के आने से। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यक्तिगत सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष को बढ़ावा दिया। तो जो सहायक संधि, व्यक्तिगत सिद्धांत थे कि राज्यों के विरुद्ध उनके राज्य को हड़प लेना, इसी के कारण जो राजा महाराजा थे जिनके राज्य को हड़पा गया था, उनको भी एक विद्रोह करने की भावना, मतलब उनको भी संतुष्ट हो नहीं थे। इसी के कारण ये विद्रोह होता है। विद्रोह के प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन ये लोग भी उस विद्रोह में शामिल थे, इसीलिए विद्रोह हुआ। डलहौजी ने गोद लेना क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। गोद लेना अमान्य घोषित कर दिया। झांसी, उदयपुर, नामपुर, संबलपुर राजाओं के पास कोई पुत्र ही नहीं था, उन्होंने गोद लिया, उसको कोई मान्य ही नहीं किया। प्रशासनिक कारण क्या थे? प्रशासनिक कारण कंपनी में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस निम्न अधिकारियों तथा अधीनस्थ न्यायालयों, पुलिस जो निम्न अधिकारी तथा अधीनस्थ न्यायालय इन्हीं के उसमें थे, सब हर जगह भ्रष्टाचार था। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे? सामाजिक धार्मिक कारण थे काले गोरों में भेद किया जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय को गुलाम समझा जाता था। जो अंग्रेज़ होते थे भारतीय गुलाम समझते थे। भारतीय धर्म को नष्ट करना उनका मुख्य उद्देश्य था। ईसाई धर्म को अपनाने से उस व्यक्ति की तरक्की हो जाती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो धर्म उसकी तरक्की हो जाएगी, उसको मतलब उच्च पद पर आसीन कर दिया जाएगा, वेतन अच्छा मिलने लगेगा। जो भारतीय रहेंगे उनको मिलेगा ही नहीं। आगे है सिपाहियों के बीच असंतोष। तो मेन कारण क्या था? सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाहियों के बीच असंतोष हुआ, इसी के कारण ये युद्ध होता है, मतलब
संग्राम होता है, क्रांति। सिपाही अधिकतर भारतीय थे। सिपाहियों को अपनी जात खोने की आशंका बढ़ी, क्योंकि उनको सोचते थे कि मीट मांस दिया जाता है। पहले तो होता था कि अलग अलग के लिए, सबके लिए भोजन अलग अलग बनेगा, जो मीट खाते हैं उनके लिए अलग, जो वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, सबके लिए अलग। लेकिन बाद में कर दिया गया कि इस तरह से अगर अंग्रेज़ सोचे कि हम करेंगे तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक में किया, जिससे आशंका, जाति खोने की आशंका बढ़ी और उन्हें बाहर भेजा जाता था। बाहर कहाँ भेजा जाता था? तो बाहर जो युद्ध इन्होंने ठान रखे थे, चाहे अफ़गानिस्तान में हुआ, चाहे अन्य जगह हुआ, तो उस युद्ध में जाना भी इनके लिए बाहर समुंदर लांघना भी होता था, अगर समुद्र पार यात्रा करनी होती थी तो इनमें क्या था, पहले जातिगत विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त होता था, लेकिन आधुनिकता आने के बाद जाति और धर्म खोने का इनको भय हो गया। सिपाहियों को कम वेतन भी दिया जाता था और एक अफवाह फैली कि एनफील्ड बंदूक के बारे में जो अफवाह फैली थी कि उसमें ग्रीस में सूअर और गाय की मांस की चर्बी लगाई गई है, तो उससे जो हिंदू मुस्लिम थे उसे अपवित्र मानते थे। इसलिए उसे, क्योंकि दांत से खींचना पड़ता था, तो इसीलिए वो लोग, इस अफवाह को बढ़ावा मिला और इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को बल मिला, क्योंकि सिपाहियों द्वारा ही किया गया था ये। फिर बाहरी घटनाओं का प्रभाव क्या हुआ? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया के युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों को भारी हानि हुई। इसी से भारतीयों को प्रेरणा मिली। मतलब देख रहे हैं कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था उसमें हार गए थे, और उसके बाद पंजाब युद्ध में भी, क्रीमिया युद्ध में भी, तो जिसमें इन्हें, मतलब कि अंग्रेज़ों को जब भारी हानि हुई, हारे जरूर नहीं, लेकिन इनको जब भारी हानि हो रही है तो उससे इनको प्रेरणा मिले कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो इन लोगों को सफाया किया जा सकता है। इसलिए इस युद्ध को बढ़ावा मिला। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। तो विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ, विस्तार क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। 8 अप्रैल एनफील्ड बंदूक का विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो मंगल पांडे, मैंने शुरू में बता दिया था कि इनका भक्त था अंग्रेज़ों का, उसके साथ विश्वासघात किया जाता है, इसको सहन नहीं कर पाता है और उसने विद्रोह कर देता है और कई सारे सैनिकों को मार देता है। इसीलिए इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। जो आपका 31 मई 1857 को डेट निर्धारित रहती है स्वतंत्रता संग्राम करने की, लेकिन समय से पहले 10 मई 1857 को विद्रोह हो जाता है। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो समय से पहले विद्रोह का हो जाना भी विद्रोह की इस क्रांति की असफलता के कारण थे। तो 1857 को विद्रोह हुआ। दिल्ली में कर्नल रिपले की हत्या कर दी गई। बहादुर शाह जफर को मुखिया बनाया गया, लेकिन वास्तविक शासक जनरल बख्त खां था। जो सेनापति उनका था जनरल बख्त खां, वास्तविक शासक इसे बनाया जाता है। बहादुर शाह केवल नाम मात्र के मुखिया रहते हैं। हाँ कि आप मुखिया रहेंगे, आपके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, अगर फंसेंगे तो आप ही फंसेंगे बाद में। विद्रोह में लोगों की सहभागिता। तो विद्रोह में कौन कौन से लोग शामिल थे कि विद्रोह में किसान, दस्तकार, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, धार्मिक भिक्षु, पुजारी तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहभागिता रही। लेकिन वो जमींदार नहीं शामिल थे जिनके साथ कोई गलत नहीं हुआ, जिनके साथ केवल गलत हुआ था। मतलब स्वार्थवश सारे लोग शामिल थे, जो स्वार्थ से प्रेरित थे, और जो स्वार्थ से नहीं प्रेरित थे, जिन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, जिन्हें लाभ हुआ था वो नहीं युद्ध में शामिल हुए। तो व्यापारी, शिक्षित तथा शासक वर्ग ने साथ ही नहीं दिया इस युद्ध में। आगे है विद्रोह का प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता जनरल बख्त खां था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह का अगुवा था। तो बख्त खां जो था, और अगर मुख्य जो नेतृत्व था उसको आप देखेंगे तो वास्तविक तो नहीं, लेकिन आपके बहादुर शाह थे। जनरल बख्त खां वास्तविक नेतृत्व करता था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और अपने बेटे बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, बस इतना याद रखना है। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नाना साहब ने किया था। बाद में वो नेपाल चले गए, जब बेचारे परेशान हो गए नेपाल भाग गए। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। 9 मई 1858 की मृत्यु हो गई। ये बुजुर्ग थे, कब लगभग 73 साल के थे, लेकिन जो साहस का इन्होंने परिचय दिया है वो अद्भुत साहस इनका हमेशा याद रहेगा। तो इन्होंने बहुत ही वीरता का साहस दिया। 73 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। इनका हाथ कट जाने के बाद भी अंग्रेज़ के हाथ नहीं आए थे। तो इन्होंने अपूर्ण साहस का अपना परिचय दिया। 9 मई 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। झांसी की लक्ष्मीबाई, 17 जून 1858 की इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने भी काफ़ी अद्भुत
साहस का परिचय दिया था। बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने। फैज़ाबाद में अहमदुल्लाह ने। तो इन लोगों ने नेतृत्व किया था जो प्रमुख जगह थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट है विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन कैसे हुआ? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। मतलब कि पूरा निर्ममता पूर्वक सैनिक के माध्यम से पूरा कुचल दिया गया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कितना दिन दिल्ली कब्जे में थी, बाहर थी, कम दिन ही रही। 1859 तक पुनः भारत में ब्रिटिश सत्ता काबिज हो जाती है। 1857 में शुरू हुआ, 2 वर्ष में सत्ता फिर पा जाती है पूरे भारत में। विद्रोह के असफल होने का कारण क्या था? विद्रोह के असफल होने का कारण कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना बहुत बड़ा कारण था। तो जो राजा, जिन राजाओं से कोई मतलब नहीं था, तो राजा उसमें सम्मिलित नहीं हुए। शिक्षित वर्ग नहीं सम्मिलित हुआ, व्यापारी वर्ग नहीं सम्मिलित हुआ जिनको फ़ायदा हुआ था, जो जमींदार थे उनको भी फायदा हुआ, वो भी नहीं सम्मिलित हुए। तो इस तरह से विद्रोह असफल नहीं हुआ कि विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं हुए। तो इसमें देखते हैं शिक्षित वर्ग, जमींदार तथा तालुकेदारों ने इसमें भाग नहीं लिया, जिस कारण यह असफल रहा। दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सा इससे प्रभावित ही नहीं हुआ। दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा इसमें सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि दक्षिण भारत में इसके पहले क्यों नहीं सम्मिलित हुआ दक्षिण भारत? उसके पीछे कहानी है ना। उसके पीछे क्या हुआ था कि वहाँ पर जो विद्रोह हुए थे इसके पहले 1857 को, उनका निर्ममता पूर्वक दमन किया गया था। तो इस तरह से दमन करने के कारण ही वो लोग एक डर उनके अंदर समा गया था, इसलिए वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। तो ये लोग जब शामिल ही नहीं हुए तो कहाँ से होगा? अगर होते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। संगठन का अभाव, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। इन्होंने संगठन का अभाव था मेन कारण कि इनमें संगठन एकता नहीं थी। एकता मतलब कि ना इनके संचार की कोई व्यवस्था थी, ना कुछ थी। तो जब संगठन ही नहीं कोई बन पाया अच्छे से कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन किसके नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, तो क्या करते? इसीलिए हुआ। निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की। जब युद्ध तय हुआ था, जब हुआ था पूरे फैला दिया जाएगा तब होगा 31 मई 1857 को, तो उसके पहले ही 10 मई को शुरुआत कर दिया गया। तो क्या होगा? दमन होगा ही, पूरा फैल ही नहीं पाया, किसी को जानकारी नहीं थी। फिर है देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। देसी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। सांप्रदायिकता का खेल खेला गया। सांप्रदायिकता के खेल में क्या खेला गया कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह की तरफ से एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था कि यदि हम जीतते हैं तो जो सिख हैं उनको वध कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से सिख सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया क्योंकि 10 मई 1857 को युद्ध शुरू हो गया था। पूर्व तथा पश्चिम भाग इस क्रांति से पूरे के पूरे अछूते रह गए। इसी वजह से शस्त्रों का अभाव रहा। जो शस्त्र थे इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, तो इसलिए ये युद्ध नहीं जीत पाए, असफल रहे। सहायक साधनों का अभाव। सहायक साधन में क्या आते हैं कि जल्दी से कोई सूचना पहुंचा दी जाए, साधनों को पे पहुंचने का, तो डाक, तार, परिवहन, रेल, तार, संचार, सारी व्यवस्थाएं इनके पास नहीं थी। फिर है प्रकृति। 1857 के युद्ध की प्रकृति क्या थी? 1857 की क्रांति सफल तो नहीं रही, लेकिन उसने लोगों में क्या किया? राष्ट्रीयता के भावना के बीज बो दिए, इसलिए इसके दूरगामी परिणाम हुए। 1857 की क्रांति से ही सबक लेकर लोगों ने आगे एक हौसला बनाया और पूरे देश को महात्मा गांधी ने एकत्र किया। अंत में भारत की क्या होती है? भारत स्वाधीन होता है, भारत आज़ाद होता है। ठीक है, तो इसके दूरगामी परिणाम हुए, इसका यही प्रकृति थी। उसके बाद प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ 1857 के क्रांति के? 1858 का एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें आप देखेंगे 1858 का शासन नियम आता है जिसमें सीधा ताज के अधीन प्रशासन कर दिया जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। ब्रिटिश सामग्री की नई भारतीय नीति होती है। सेना का पुनर्गठन किया जाता है जिसमें ब्रिटिश सैनिकों को अधिक से अधिक शामिल करने का प्रयास किया जाता है। जातीय भेदभाव में और वृद्धि कर दी जाती है। उसमें मुस्लिमवाद, हिंदूवाद, तो ये सब वृद्धि कर दी जाती है, जिससे राज करो, फूट करो और राज करो की नीति अपनाई जाती है। फिर है भारत में ब्रिटिश का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव क्या होता है। आप देखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव ब्रिटिश का क्या होता है। सामाजिक प्रभाव का मतलब इन्होंने क्या किया था? फूट डाल दिया था। फूट डाल, सामाजिक प्रभाव में देखेंगे फूट डाल के इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू मुस्लिम को फूट डाला, हिंदू सिख को
एससी में फूट डाल दी, सब में फूट डालने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। इसके दूरगामी परिणाम हुए जो आज भारत की जनता भुगत रही है, उसी का परिणाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ परिणाम है। देखेंगे सबसे पहले अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का पतन कैसे किया। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति इन्होंने जो अपनाई, मैंने इसके पहले ही बात किया था, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति इन्होंने अपनाई थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की, मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई, जिसके कारण भारत में मशीन निर्मित सस्ते सामानों की भरमार हो गई। तो जब मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई तो क्या हुआ कि जो वहाँ के सस्ते मशीन से बने सामान थे वो भारत में भरमार हो गई और सस्ते थे, और भारत के जो सामान थे महंगे थे, इसलिए उनके सामान बिक नहीं पाए, वो बाहर जा नहीं पाए और अंग्रेज़ों के सामान भर गए, जिसके कारण भारत के उद्योगों को बहुत ही हास हुआ। 1820 के पश्चात यूरोपीय बाजार मालों के लिए बंद हो गए। 1820 से ही यूरोपीय बाजार क्या कर दिए गए, मालों के लिए बंद कर दिए गए। भारत एक संपूर्ण आयातक से निर्यातक बनकर रह गया। जो भारत था वो संपूर्ण आयातक से निर्यातक बनकर रह गया। केवल पहले तो आयात क्या करता था, निर्यात करता था, लेकिन अब केवल आयातक बनकर रह गया। आयात करता, वहाँ के जो बने बनाए सामान होते वो अपने यहाँ आता, उसको यूज करते, और यहाँ से जो जाता वो जा ही नहीं पाता क्योंकि महंगे थे, इसी कारण ऐसा हुआ। आगे है आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा आधुनिक औद्योगिकरण मतलब कि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया गया। भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प बाजार को अंग्रेजी मालों के भारतीय बाजारों में आ जाने से बंद हो गए हो। ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से भारतीय हस्तशिल्प तथा दस्तकारों को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण उनका रोजगार चौपट हो गया। अब जैसे कोई मशीन से बने सामान आ गए, सस्ते हो गए, इनके सामान महंगे हैं, हाथ से बने हुए हैं, समय ज़्यादा लगा है, तो क्या होगा कि इनके महंगे रहेंगे, उनके सस्ते रहेंगे। तो इनको संरक्षण दिया जाता है, इनको सब्सिडी दी जाती है, जैसे अभी की सरकार कर रही है, संरक्षण देती, इनको छूट प्रदान करती, उससे सस्ता रहता है इनका माल, तो इनका माल बिकता। लेकिन कोई संरक्षण नहीं दिया गया तो इनके सारे के सारे धंधे जो है चौपट हो गए। तो जब चौपट हो गए इन शिल्पकारों के, दस्तकारों के, तो ये क्या किए बेचारे, ये शहर से गांव की ओर पलायन किए। जब गांव की ओर पलायन किए तो वहाँ पर ज़मीन जो थी, ज़मीन पर दबाव बना। दबाव जब बना तो वहाँ पर ये लोग क्या किए कि वहाँ पर कर बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स जब बढ़ा दिए, लगान की मात्रा बढ़ा दिए, तो उनका वहाँ भी खूब शोषण हुआ, खूब ज़बरदस्ती शोषण किए, जिससे काफ़ी लोग तो सुसाइड कर लेते थे, सब कुछ हो गया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जहाँ बेचारे गए, मतलब यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ भी इनकी छोड़ा नहीं गया, इनको खूब लूटा गया। तो इसीलिए था कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई। उस समय क्या हुआ, कृषकों की बढ़ती दरिद्रता, यह सरकार केवल किसानों को ज़्यादा मात्रा में कर तथा उत्पाद प्राप्त करना चाहती थी। तो जो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन जो उनके थे उनको प्राप्त करती और किसानों से कर प्राप्त करती। कृषि के आधुनिकीकरण एवं विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर चाहते तो नई नई तकनीकों को कृषि के लिए विकास करते और उन पर ध्यान देते, विकास पर, कि कैसे बढ़ाया जाए कि उत्पादन की मात्रा बढ़े, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। उनको केवल लूटने से मतलब था। कई भागों में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, तो अस्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू कर दिया। सरकार ने अपनी मांग तो स्थिर रखी कि हमें इतना % टैक्स चाहिए, लेकिन ज़मींदार जो बेचारे मांगते थे वो क्या करते थे, उनके डेली परिवर्तन होता रहता था, समय समय परिवर्तन होता रहता था। क्या करते कि कभी इतना मांग लिए, कभी ज़्यादा मांग लिए, तो वो बेचारे किसान, उससे उनकी दशा और बद से ज़्यादा बदतर होती चली गई और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके लिए जैसा का तैसा बना रहा और ज़मींदार अमीर होते गए, किसान बेचारे गरीब होते गए। फिर उसके बाद है किसानों से बेगार कराया जाता था, उनसे उनकी ज़मीन छीन हड़प ली जाती थी। मतलब अगर वो नहीं दे पाते तो उनसे बेगार तो कराया जाता था, उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। उसके बाद उनका सस्ते पर अनाज बेचने को मजबूर किया जाता था। जैसे अगर आप हैं, आज भी सूदखोरी वाली आप ये देखेंगे, सेठ महाजनों से रुपए लेने वाली व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे आज भी बैंक उतने अग्रणी नहीं हो पाए कि लोग वहाँ से ले पाएँ, क्योंकि बैंक भी वही कार्य करते थे। आदमी नहीं दे पाता है समय से ब्याज और रुपए, तो क्या किया जाता है, उसको परेशान किया जाता था। उसी तरह से आज भी लिया जाता है साहू महाजनों से। तो लोग क्या करते हैं, आते हैं, सस्ते में आपका अनाज ले जाएंगे। अगर अनाज का दाम 20 में है तो आपका 15-16 में जो मार्केट रेट रहेगा उतने पे ले जाते हैं, उससे भी कम में वो लोग लेते हैं। इसीलिए सेठ महाजन आज भी अमीर बनते जा रहे हैं और किसान की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यही कारण है, यही सब कारण है कि आज भी वो चल रहा है।
कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध, ना तो कृषि संबंधित यहाँ पे देखेंगे तो कृषि से संबंधित शिक्षा पर कोई व्यय किया जाता, ना ही तकनीक पर, मतलब कोई कृषि से संबंधित शिक्षा पर कृषि किसानों को शिक्षा दी जाए, कोई व्यय नहीं किया गया। अकाल एवं निर्धनता, अकाल केवल खाद्यान्न की कमी कारण ही नहीं होते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शोषण किया जा रहा था किसानों का, उसके कारण भी अकाल पड़े हैं। आप देखेंगे कि 1850 से 1900 के मध्य अकाल, कई बार अकाल पड़े हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 2.8 लगभग 3 करोड़ के लोग मारे गए थे इस अकाल में। तो कई बार अकाल पड़े हैं जो भीषण अकाल, तो आज तो देखने को नहीं मिलता है इतना, लेकिन पहले बहुत देखने को मिलता था। भारत कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। वाणिज्यीकरण मतलब कि जो कृषि की जाएगी वो केवल बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए की जाएगी, अंग्रेज़ों के लाभ कमाने के लिए, ना कि भारत की जनता के लिए। भारत की जनता पहले कृषि कैसे करती थी? अपना पेट भरने के लिए, पेट भरने के भरण पोषण के लिए अपने परिवार का करती थी। लेकिन बाद में जब वाणिज्यीकरण कर दिया गया तो उनको केवल अब उन्हीं फसलों को उगाना पड़ेगा जो सरकार उनसे कहेगी, जो ब्रिटिश उनसे कहेंगे। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। ठीक, तो उसमें क्या किया जाता है? मूंगफली, गन्ना, पटसन, नील, चाय, कपास, तिलहन, कहवा, मसालों तथा फल सब्जी की खेती करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। मतलब उन्हीं खेती से जो तुरंत उगे और उसे बेच दिया जाए, जिससे उन्हें फ़ायदा हो, वही खेती की जाने लगी। तो बेचारे अपना भरण पोषण कहाँ कर पाएंगे इससे? तो उनको तो लाभ होगा, लेकिन इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला। तो इसके कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार रूढ़ एवं परंपरा के स्थान पर, क्या अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ? रूढ़ एवं परंपरा के स्थान पर संविदक खेती होने लगी। रेलवे, सड़क तथा संचार के साधनों के विस्तार हो जाने से अंग्रेजों की पूंजी में वृद्धि हुई, क्योंकि रेल से विस्तार हो जाने के कारण दूर दराज के इलाकों में सामान लाने ले जाने में इनको सुविधा मिल गई। फिर है आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। किसके द्वारा? सभी लोग अंग्रेज थे। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1853 में कावसजी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित की। जूट मिल जूट मिल स्थापित 1855 में पहली की गई थी, रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। तो ये पहली जो थी आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन 19वीं सदी से 19वीं के बाद जब आपका विकास होता है तब भारतीय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। फिर है राष्ट्रीय बुजुर्गवा वर्ग का उदय। राष्ट्रीय बुजुर्गवा वर्ग का मतलब कि जो भारतीय व्यापारी, बैंकर तथा साहूकार थे, जो भारत के छोटे सहयोगी के रूप में थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से खूब मुनाफा कमाया। तो मतलब जो व्यापारी, बैंकर, साहूकार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से खूब मुनाफा कमाया, छोटे थे, और साहूकारों ने किसानों को खूब परेशान किया। इन्होंने क्या किए? जो बैंकर, व्यापारी, साहूकार होते थे, ये इनको कर देते थे, इनको रुपए देते थे किसानों को, और किसानों को उसका प्राप्त करने के लिए खूब शोषण किए हैं। तो यही वो करते थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का राष्ट्रवादी आलोचना। तो कुछ व्यक्तियों ने ऐसे हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की आलोचना की, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया। तो आर्थिक नीति का सबसे पहले विश्लेषण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। उसके बाद इनकी पुस्तक एक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था कि धन निकास कैसे भारत का सारा धन विदेशों में अंग्रेज़ों को चला जा रहा है और भारत गरीब का गरीब होता हुआ चला जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अलावा गोविंद रानाडे रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रह्मण्यम अय्यर, पृथ्वीश चंद्र राय आदि ने इस संबंध में अपने मत व्यक्त किए। उन्होंने भी इसके बारे में बताया। व्यापार जो था, व्यापार और रेल की प्रगति ने ब्रिटेन को लाभ पहुंचाया। ठीक है, रेल की प्रगति ने ब्रिटेन के व्यापार को लाभ पहुंचाया, ना कि भारत वालों को। तो ये आपका था किससे संबंधित? आपके जो मैंने 2 टॉपिक बताए थे, ब्रिटिश राज्य का उदय, 1800 स्वतंत्रता का संग्राम, और उसके साथ साथ ब्रिटिश राज की आर्थिक और सामाजिक नीति।
और इसमें जो सामाजिक नीति के अंतर्गत आप वही है कि भेदभाव को इन्होंने बढ़ावा दिया, यही सब कुछ है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ वीडियो। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।